मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इससे नहीं मतलब है कि हम कहां कहां गए हैं, हम क्या पाथ फॉलो किए। उसको मतलब है कि शुरुआत में आप किस फ्लोर में थे, 5th फ्लोर में, अभी आप किस फ्लोर में, 6th फ्लोर में। वो दोनों फ्लोर के बीच में जो हाइट होगा उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा मेरे पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का मैग्नीट्यूड, यानी कि m इंटू जी इंटू दैट चेंज इन हाइट डेल्टा h, दैट विल बी द चेंज इन माई पोटेंशियल एनर्जी। बीच में आप कोई भी रास्ता अपनाए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया स्टेट फंक्शन। अगर एक सेक्शन में सिर्फ बॉयज है और एक सेक्शन में सिर्फ गर्ल्स है तो उस तरह के सिस्टम का इंट्रोपी कम होगा, लेकिन अगर दोनों सेक्शन कोएड है, दोनों में बॉयज गर्ल्स दोनों है, तो उस तरह के सिस्टम का इंट्रोपी ज्यादा होगा। तो जब भी मिक्सिंग होता है तो रैंडमनेस बढ़ता है। क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आपके क्लास 11 के फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, मंडे टेस्ट, यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जामिनेशन और क्लास 12 के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें ये चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरी को हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं। सो आप कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाओ, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, और आपको एज सच जो भी बोर्ड में लिखा हुआ है उसका नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो तो नोट्स रखो ही एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा बात है जो इस वीडियो में हम बोलने वाले हैं और वो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट नोट्स जो आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पे। तो आप साथ में उसको भी लिखते चलो, एंड आई होप द वीडियो विल बी very useful for all the science students of class 11th, class 12 and entrance exam aspirants. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो एक बहुत फेमस सा लाइन है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना तो हम लोग पैदा कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है और हम लोग सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्चुअली इसे एनर्जी ट्रांसफर के पूरे पढ़ाई को कहते हैं, लेकिन एनर्जी का जो ट्रांसफर का मोड है कि किस मोड में, किस फॉर्म में एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होगा, वो मोड है आइदर हीट और वर्क। तो यहां पे लिखा हुआ भी है थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। तो पूरा चैप्टर में ऐसे ही है कि एनर्जी ट्रांसफर का हम लोग बात कर रहे होंगे और किस टर्म से बात करेंगे, हीट और वर्क के टर्म से बात करेंगे। ये एक पूरा का पूरा लॉ बनेगा इसमें, फर्स्ट लॉ, और फिर सेकंड लॉ पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि किस बेसिस पे एक प्रोसेस फिजिबल या स्पॉन्टेनियस होता है। क्या देखते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई भी एक प्रोसेस अपने आप कैसे होता है और उस पर कौन सा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ये दो चीज पे पूरा पूरा फोकस हम लोग करना है। पहला फोकस है एनर्जी के बारे में बात करेंगे, हीट वर्क के बारे में बात करेंगे, और दूसरा पार्ट होगा कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कब वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, खुद ब खुद से होने लग जाएगा, या फिर कब उसको एक्सटर्नल एनर्जी का जरूरत पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते थर्मोडायनेमिक्स को। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे एक टर्म है सिस्टम। पूरे चैप्टर में सिस्टम पे ही बात कर रहे होंगे। सिस्टम का मतलब होता है वो पार्ट जिसपे हम लोगों का पूरा पढ़ाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यहां पे लिखा हुआ भी डेफिनेशन, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जिस पार्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जिस पार्ट का हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम, और सिस्टम के बाहर वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। पूरा यूनिवर्स दो चीज से बना हुआ है। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड नहीं सोचेंगे, यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक्स का यूनिवर्स जो है वो दो चीज से बना हुआ है। उसमें एक है सिस्टम जिसका हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, और दूसरा होगा सराउंडिंग जो सिस्टम के चारों तरफ होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो वो बॉक्स के अंदर जो गैस है उसका हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हम लोगों का सिस्टम हो गया। और उस गैस के चारों तरफ जो एनवायरमेंट है, जैसे इस क्लासरूम में भी जो ओवरऑल पार्ट बच गया उस बॉक्स के बाहर, उसको हम लोग कहेंगे सराउंडिंग, और ये क्लासरूम हो जाएगा हम लोग का यूनिवर्स, ठीक है। तो एक यूनिवर्स में क्या क्या चीज होता है, एक सिस्टम होता है और सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग जो सिस्टम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, और
कई बार वो सिस्टम से कनेक्टेड भी होता है। यहां पे लिखा हुआ भी है कि एक टर्म होता है बाउंड्री, दैट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो वॉल होता है, वॉल दैट सेपरेट्स, वो दीवार जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को बांटता है, उस दीवार को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री। नाम से भी समझ में आ रहा है, बाउंड्री मतलब सिस्टम का बाउंड्री या सराउंडिंग का बाउंड्री, उन दोनों के बीच का पार्ट जिसके एक तरफ सिस्टम है और एक तरफ सराउंडिंग है। ठीक है, अब ये वाला जो वॉल है ये कई बार रियल वॉल होता है, एक्चुअल वॉल होता है, और कई बार इमेजिनरी होता है। जैसे अगर आप सोचो क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड बॉक्स है ना, तो उसमें क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्चुअली एक बैरियर है, तो रियल बाउंड्री है, वो रियल वॉल है। और कई बार इमेजिनरी भी हो सकता है। मान लीजिए एक कप आप चाय लेकर के आए, तो वो कप के अंदर जो चाय है वो आपका सिस्टम है, तो उसके बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो आपका सराउंडिंग है। तो इस बार तो वो कप खुला हुआ है, जब कप खुला हुआ है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एज सच कोई रियल बाउंड्री नहीं है, वहां पे एक इमेजिनरी बाउंड्री है। तो एज सच हम लोग बाउंड्री को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन समझ लेंगे। परमिएबल बाउंड्री, इम्परमिएबल बाउंड्री। परमिएबल बाउंड्री क्या होता है? जैसे भी आप लोग को हम बताए कि खुला हुआ कप है तो वो परमिएबल बाउंड्री। परमिएबल का मतलब होता है जिसके थ्रू कोई भी मैटर आना जाना कर सकता है। ठीक है, जैसे कप खुला हुआ है या नेट लगा हुआ है, जाली, तो उससे भी आप अगर सोचोगे तो वो मैटर ट्रांसफर हो सकता है। तो परमिएबल बाउंड्री जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर हो सकता है। इम्परमिएबल मतलब ढका हुआ, जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, देन यू हैव रिजिड बाउंड्री एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। क्लासिफिकेशन चल रहा है बाउंड्री कैसा कैसा हो सकता है। रिजिड बाउंड्री का मतलब जो बाउंड्री खिसक नहीं सकता है, मूव नहीं कर सकता है, और नॉन रिजिड बाउंड्री का मतलब जो बाउंड्री मूव कर सकता है। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में पढ़े भी हो, पिस्टन होता है, गैसियस वेसल के ऊपर पिस्टन लगा हुआ रहता है। पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालोगे तो पिस्टन नीचे जाएगा, प्रेशर रिलीज करोगे तो ऊपर जाएगा। तो वो जो पिस्टन का बाउंड्री है वो हो गया नॉन रिजिड बाउंड्री, वो मूवेबल है। और रिजिड बाउंड्री हो गया कि फिक्स है, वो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, रिजिड बाउंड्री वाले केस में वो जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकता है। नॉन रिजिड वाले केस में सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो बदल सकता है। और तीसरा क्लासिफिकेशन है एडियाबैटिक बाउंड्री और डायाथर्मिक बाउंड्री। डायाथर्मिक को नॉन एडियाबैटिक भी बोलते हैं। एडियाबैटिक बाउंड्री उसको कहते हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है। जैसे कि आपका थर्मस फ्लास्क में अगर आप आइडियल थर्मस फ्लास्क, परफेक्ट थर्मस फ्लास्क में अगर आप गर्म पानी डालोगे तो घंटों वो पानी गर्म रहेगा, क्योंकि उसका जो बाउंड्री है, उसका जो वॉल है वो एडियाबैटिक है, उसके थ्रू हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। आप बाहर से उसको पकड़ रहे हैं, एकदम परफेक्ट थर्मस फ्लास्क जो होगा आप बाहर से पकड़ोगे तो आपको गर्म भी नहीं लगेगा, बिकॉज उस बाउंड्री के थ्रू ना हीट अंदर जा रहा है ना बाहर निकल रहा है। वैसे बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक बाउंड्री। और डायाथर्मिक ऑब्वियसली उसका उल्टा हो गया, जो नॉर्मल कंटेनर हम लोग यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील वाला, कि अंदर गर्म पानी में यूज करोगे, बाहर से पकड़ोगे तो गर्म लगेगा, तो वहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो एक नॉर्मल बाउंड्री हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन एडियाबैटिक बाउंड्री या डायाथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, सो दिस वेयर क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम, सॉरी बाउंड्री। और ये नोट डाउन करने का ऐसा कुछ हम एडिशनल बात बोलेंगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, बट आपको ये पूरा जो नोट्स दिख रहा है प्रॉपरली पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के वहां से आप डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज स्किप हो गया। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर आवर स्टडी। उसमें क्या क्या तरह का सिस्टम होता है? तो एक होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम वही हो गया, खुला हुआ कप में चाय है, खुला हुआ कप है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के थ्रू मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, मतलब मैटर ट्रांसफर होने का मतलब भी उसका जो वेपर निकल रहा है, भाप निकल रहा है, वो एस्केप भी कर रहा है, तो मैटर ट्रांसफर हो रहा है। और एनर्जी, कुछ देर में चाय ठंडा भी हो जाएगा, तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर भी हुआ है उसमें। तो ओपन सिस्टम अलाउज एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर ट्रांसफर एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर। एग्जांपल आप लोग को हम बता दिए। यहां पे देखो एक छोटा सा फिगर भी बनाए हुए हैं कि ये ओपन कंटेनर हो गया, एक ओपन बॉल है जिसमें कि पानी रखा हुआ है, इसमें कोई भी लिक्विड रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर अलग है, तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि हाँ हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है और ये वेपराइज करेगा, तो इसीलिए इसमें मैटर ट्रांसफर भी होगा। क्लोज सिस्टम, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है? ढका हुआ है, बंद है, इसको देखिए बंद है सिस्टम। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। इसके थ्रू मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बिकॉज ढका हुआ है तो मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता है।
बट एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज इसका वॉल जो है वो डायाथर्मिक है, वो नॉन एडियाबैटिक है, तो एनर्जी ट्रांसफर इसमें हो सकता है। ठीक है, अपना वही वाला एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील के बॉटल में उसका ढक्कन लगा हुआ है बट अंदर में उसमें गर्म पानी अगर है तो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, पानी का जो भी वजन है वो तो कांस्टेंट रहेगा समय के साथ, बट कुछ देर के बाद उसमें पानी ठंडा होने लग जाएगा, तो हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर उसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। और तीसरा है बाबू आइसोलेटेड सिस्टम, वही थर्मस फ्लास्क अपना। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ भी डज नॉट अलाउ एनी एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज भी नहीं और एनर्जी का भी एक्सचेंज अलाउ नहीं होता है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का ऐसे में अलग शेप में एग्जांपल दे दिए हैं क्यूब के फॉर्म में। ये एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल का मतलब हो गया कि इसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, मैटर ट्रांसफर तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ढका हुआ है तो मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन उसका वॉल अगर एडियाबैटिक वॉल है तो वैसे केस में हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, एंड सच सिस्टम्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि सिस्टम में क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसका डिफिनेशन बताइए, उसका एग्जांपल बताइए। तो जो जो बात आप लोगों को बताया वो सब आप प्रॉपर्ली वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, जितना भी तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग इंकाउंटर करते हैं उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं आइदर एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, दीज आर थ्योरेटिकल थिंग्स, इस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं पूछेगा बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली हर साल पूछा जाता है। जैसे इसको आप देखो, यहां पे हम समझाते हैं कि प्रॉपर्टीज का क्या क्लासिफिकेशन होता है। एक यहां पर वेसल बना हुआ है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो ये जो गैस में भरा हुआ है इसका प्रेशर है P, इसका टेम्परेचर T है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N है गैस का और इस डब्बे का वॉल्यूम है V। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस गैस के बीचों बीच हम एक सेपरेशन कर दे, बिल्कुल बीचों बीच एक सेपरेशन कर दे, बहुत परफेक्ट नहीं हुआ है, चलो ठीक है, ऐसे मान लेना है कि बिल्कुल बीचों बीच सेपरेशन किए और ये वन हाफ पोर्शन इस तरफ है और हाफ पोर्शन उस तरफ है। अब अगर आप एक हाफ को ऑब्जर्व करो, मान लीजिए इस हाफ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस हाफ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें आप बोलेंगे कि प्रेशर कितना है, तो प्रेशर बोलोगे जो पहले प्रेशर था P उतना ही प्रेशर P रहेगा, इसमें उतना ही प्रेशर P रहेगा। अगर टेम्परेचर का बात किया जाएगा, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा। एक कंटेनर को आप डिवाइड किए टेम्परेचर थोड़ी चेंज कर जाएगा। लेकिन अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स का बात करो तो अगर ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स n था तो ये वन हाफ वाले पोर्शन में नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू हो जाएगा n/2। दिस हाफ कंटेन्स नंबर ऑफ मोल्स विच इज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली बिकॉज बीचों बीच से हम सेपरेट किए। और डब्बा का जो वॉल्यूम है वो भी अब v नहीं रहेगा, वो हो जाएगा v/2। तो इस एग्जांपल में आप लोगों को दिख रहा है कि एक डब्बा में गैस भरा हुआ है जिसमें प्रेशर P, टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मोल्स N और वॉल्यूम V था। अगर उस डब्बा को आप बीच से सेपरेट करते हैं और दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो एक हाफ का अगर बात करें हम लोग तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू सेम रह जाएगा जो पहले ओवरऑल था, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सिस्टम को डिवाइड करने पर एक्चुअली डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम जिस फ्रैक्शन में, जिस प्रपोर्शन में आप सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं उसी प्रपोर्शन में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, वहीं से क्लासिफाई होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन अमाउंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम अमाउंट डिपेंडेंट है, एंड डिवाइड्स विद डिवीजन ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम को आप डिवाइड करेंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेट वजन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऐसा बहुत सारा चीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि आप सोच सकते हैं अमाउंट डिपेंडेंट है, और अगर आप सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉपर्टी भी उस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है ये अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है। देखो लिखा हुआ है डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट एंड डज नॉट अंडरगो डिवीजन, यानी कि सिस्टम को आप डिवाइड भी कर दिए तो जो प्रॉपर्टी यहां से डिवाइड नहीं हुआ, जैसे ये जो एग्जांपल गिवन है इसके अनुसार प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और बहुत सारा डेंसिटी, किसी भी चीज का डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी कैसे है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वजन डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप सिस्टम को डिवाइड करेंगे, आधा आधा कर दो सिस्टम को,
तो अब वो मास क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वो आधा हो जाएगा, वॉल्यूम क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वो आधा हो जाएगा, तो ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो अल्टीमेटली डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना डेंसिटी इतने बड़े आयरन के बार का होगा उसको आधा डिवाइड कर दोगे तो इतने बड़े आयरन का बार का भी डेंसिटी सेम होगा। अगर हम लोग बोलते हैं वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल, तो ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी का उतना है। 1 लीटर पानी हो तो उसका डेंसिटी भी 1 ग्राम पर एमएल है, आधा लीटर पानी हो जाए तो उसका भी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है। ठीक है, सो बेसिकली डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट। छोटा सा चीज रहे या बड़ा सा चीज रहे, डेंसिटी फिक्स है, तो वो मास बाय वॉल्यूम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां पे एक्चुअली में एक रिलेशन भी इसलिए कि आपको दिख रहा होगा कि यहां पे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ना न्यूमरेटर में मास है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है उसमें अमाउंट वाला टर्म तो कट गया, तो वो ओवरऑल रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगा। जैसे कोई भी आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। पता है आप लोग सबको, मॉलिक्यूलर मास इज मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो वजन है मास, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो मॉलिक्यूलर मास इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई गेस क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, और सिस्टम को डिवाइड करोगे वो भी डिवाइड हो जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट डिपेंडेंट नहीं होता है, सिस्टम को डिवाइड करोगे जिस प्रोपोर्शन में उसी प्रोपोर्शन में वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल्स कुछ आप लोग बता दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए, और ये रेशियो याद रखेंगे आप, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगा। जब आपको ये दिया रहेगा 4 ऑप्शन की, बताइए इसमें कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप देखो कि वहां जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है क्या उसको दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, सी इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अभी हम यहां पर खड़े हैं तो मेरा एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, कोई भी एक ग्राउंड लेवल मान लो, और वहां से इस हाइट को h मानते हुए mgh विल बी माय पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम मान लीजिए कि यहां से अभी हम से फॉर एग्जांपल अभी हम 5th फ्लोर में हैं, 5th फ्लोर से हम ग्राउंड फ्लोर चले गए, फिर ग्राउंड फ्लोर से हम 3rd फ्लोर पे आ गए, फिर 3rd फ्लोर से हम 2nd फ्लोर पे चले गए, फिर 2nd फ्लोर से हम 6th फ्लोर पे चले गए। ठीक है, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इससे नहीं मतलब है कि हम कहां कहां गए हैं, हम क्या पाथ फॉलो किए, उसको मतलब है कि शुरुआत में आप किस फ्लोर में थे? 5th फ्लोर में। अभी आप किस फ्लोर में? 6th फ्लोर में। ठीक है, बीच में आप किस किस फ्लोर में गए थे, कितना आप ऑल्टीट्यूड में चेंज किए थे, इससे कोई मतलब नहीं है। वो दोनों फ्लोर के बीच में जो हाइट होगा उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा मेरे पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का मैग्नीट्यूड, यानी कि m इंटू जी इंटू दैट चेंज इन हाइट डेल्टा h, दैट विल बी द चेंज इन माई पोटेंशियल एनर्जी। बीच में आप कोई भी रास्ता अपनाए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया स्टेट फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन। इट डिफाइंस स्टेट ऑफ ए सिस्टम, बिकॉज मेरा जो भी स्टेट है वो डिफाइन कर रहा है कि भाई अभी आपका पोटेंशियल एनर्जी इतना है। और दूसरा, इट्स चेंज डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप एंड नॉट ऑन द पाथ। किस रास्ते से होकर के आप इनिशियल से फाइनल पहुंचे इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को दिखाना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वही पाथ फंक्शन एक दूसरा चीज है। पाथ फंक्शन का एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। मान लीजिए हम यहां 5th फ्लोर से स्ट्रेट अवे 6th फ्लोर चले जाए स्टेयर्स से। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है कि हम पहले स्टेयर से ग्राउंड फ्लोर जाए, फिर 3rd फ्लोर जाए, फिर 2nd फ्लोर जाए, फिर 6th फ्लोर जाए। ठीक है, दोनों केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, लेकिन हम कैलोरीज जो बर्न किए हैं, जो हम हीट रिलीज किए हैं, वो दोनों केस में अलग अलग है। हम 5th फ्लोर से 6th फ्लोर डायरेक्टली चले गए तो वैसे केस में हम कैलोरी ऑब्वियसली कम बर्न किए, लेकिन दूसरे पाथ में जब हम ग्राउंड फ्लोर में गए, 3rd, 2nd, 6th ये काम किए तो वैसे केस में हम ज्यादा कैलोरीज बर्न किए। तो जो हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं, जो हम हीट रिलीज कर रहे हैं, हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, वो एक पाथ फंक्शन है। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उस चीज पर डिपेंडेंट कि आप एक्चुअली कौन सा रास्ता अपनाए हैं इनिशियल से फाइनल स्टेट जाने के लिए। सो पाथ फंक्शन
इसमें लिखा हुआ है चेंज डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम अलोंग विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इस पाथ फंक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका एग्जांपल नोट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है वर्क एंड हीट। यही तो हम लोग को थॉरली पढ़ना है। तो वर्क और हीट जो है वो पाथ फंक्शन का एग्जांपल है। स्टेट फंक्शन का एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन का एग्जांपल है इंटरनल एनर्जी। देखो पाथ फंक्शन इज बेसिकली कि किस एनर्जी के ट्रांसफर का मोड को बोलेंगे पाथ फंक्शन, बट एनर्जी के टर्म को बोलेंगे हम लोग स्टेट फंक्शन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी वैसे क्या होता है ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके। अभी ऐसे एग्जांपल लिख दे रहे हैं। इंथॉल्पी, इंथॉल्पी इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है थोड़ा देर में देखेंगे हम लोग इंथॉल्पी को, बट इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंथॉल्पी, इंट्रोपी। इंट्रोपी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ जब पढ़ रहे होंगे तब, बट क्योंकि यहां पे एग्जांपल नोट डाउन करना तो आप एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी, इंथॉल्पी, इंट्रोपी दिस आर ऑल स्टेट फंक्शंस। वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस। और दोनों का डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली समझ लो। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो आप लोग को हम बता ही दिए समझ में आने के लिए कि पाथ फंक्शन एक्चुअली क्या होता है और वर्क स्टेट फंक्शन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे हम इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत भी नहीं है और हम लोग बहुत बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते। इंटरनल एनर्जी का मतलब है अंदरूनी शक्ति। ठीक है, जैसे मेरा इंटरनल एनर्जी क्या क्या हो सकता है? मेरे मास की वजह से जो एनर्जी मेरे पास होगा दैट विल बी इंटरनल एनर्जी। मतलब किसी भी फॉर्म का एनर्जी जो मेरे अंदर है दैट इज इंटरनल एनर्जी। यहां पे लिखा हुआ भी है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम एक सिस्टम है तो मेरे में जो भी एनर्जी का फॉर्म्स है वो सब का सब इंटरनल एनर्जी है। चाहे वो एनर्जी केमिकल फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म में हो, सारा का सारा एनर्जी का जो फॉर्म है मेरे अंदर वो इंटरनल एनर्जी है। हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनल एनर्जी को बहुत डिटेल्स में हम लोग क्यों नहीं जान पाते हैं, बिकॉज इंटरनल एनर्जी को ना हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कांट बी कैलकुलेटेड। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना एक सिस्टम के अंदर में कितने सारे फॉर्म का एनर्जी प्रेजेंट है ये हम लोग को पता भी नहीं है। बहुत सारा चीज हम लोग को पता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारा चीज पता भी नहीं है और उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितना भी एनर्जी का फॉर्म्स है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का मतलब एक सिस्टम के अंदर में जितना भी एनर्जी का फॉर्म्स है सबको जोड़ दो, वो इंटरनल एनर्जी है। इसमें इसलिए बहुत डिटेल्स में नहीं आना कि और कितना कितना तरह का होता है, बिकॉज हम लोग कैलकुलेट नहीं करना है, कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी डोंट नो और वी कांट कैलकुलेट देयर वैल्यूज। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के पास ये समझ लो अंदरूनी शक्ति है बॉडी का यू। इंटरनल एनर्जी का सिंबल है यू। इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे चेंज कैलकुलेट करेंगे? तो मान लीजिए मेरा कुछ इंटरनल एनर्जी होगा और अगले आधे घंटे में हम कुछ काम किए, कुछ वर्क किए, कुछ हीट ट्रांसफर किए, तो अब कितना इंटरनल एनर्जी मेरे पास होगा वो आप माइनस करके निकाल सकते हैं कि भाई इनके पास इतना इंटरनल एनर्जी था, ये इतना एनर्जी को काम किए तो लूज हो गया एनर्जी, माइनस कर दो। इतना हीट रिलीज किए तो इतना माइनस कर दो। बट इतना खाना खाए तो उसके वजह से इतना एनर्जी इनके अंदर आया तो इसको ऐड कर दो। ठीक है, अब बताइए कि अभी आपके अंदर इंटरनल एनर्जी कितना हो ये नहीं बता पाओगे, बट चेंज तो बता दिया आप, है ना? दैट प्लस दैट वर्क डन इन टर्म्स माइनस, हीट गया माइनस और कुछ आया प्लस। So, ये सारा वैल्यूज जो है प्लस माइनस करके ये आप बता दोगे कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हुआ इसमें। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक देयर इज अ ह्यूज स्टेडियम जिसके अंदर लाखों का भीड़ है, तो उसको कैलकुलेट कर पाना इट्स लाइक कि वो तो नहीं पॉसिबल है एक आदमी के लिए। लेकिन अगर मान लो उसका एग्जिट का डोर एक ही है तो उस डोर पे वो खड़ा होकर के ये बता सकता है कि पिछले आधे घंटे में उस स्टेडियम के अंदर का जो भी स्ट्रेंथ था उस स्ट्रेंथ में चेंज कितना हुआ है। अगर मान लीजिए वो गेट पे खड़ा हो गया एग्जिट वाले डोर पे, जहां से एग्जिट और एंट्री दोनों हो रहा है, वो एक गेट है उस पे वो खड़ा हो गया है, और मान लीजिए आधे घंटे में 1000 आदमी बाहर निकला है और 3000 आदमी अंदर गया है, तो वो कह सकता है कि अंदर जो भी स्ट्रेंथ था उसमें प्लस 2000 का इंक्रीमेंट हुआ है। द चेंज कैन बी कैलकुलेटेड, बट एग्जैक्टली अंदर में क्या स्ट्रेंथ है वो उसको नहीं पता चलेगा, बिकॉज अंदर में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है वैसा। ठीक है, तो यू कैन बी कैलकुलेटेड बट डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। यू चेंजेस ड्यू टू वर्क एंड हीट, तो उसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई क्या चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
आई गेस कि कोई भी स्लाइड छूटा नहीं है। ठीक है, सी नेक्स्ट टर्म इज वर्क। अब क्योंकि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ाई भी है कि एनर्जी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड हीट, इंटरनल एनर्जी में भी जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है, वो होता है इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड हीट। तो जानना बहुत जरूरी है कि वर्क और हीट क्या होता है। ठीक है, वर्क देखिए, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है वर्क। ठीक है, वर्क का बहुत बेसिक सा डिफिनेशन आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वर्क को हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। इसको देखो डिफिनेशन, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल F डॉट ds, इसको हम लोग कहेंगे कि वर्क डन। F डॉट ds, where F is फोर्स अप्लाइड एंड dx इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। तो वर्क डन मैकेनिकल काम है और इसके थ्रू हम लोग जो वैल्यू निकालने वाले, ये तो फेस वाला डिफिनेशन हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म्स में इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। उसके लिए इस फिगर को देखो, इस फिगर में क्या है कि एक गैस भरा हुआ है, ये ऊपर वाले पिस्टन पे फोकस करना, नीचे वाले को बाद में देखेंगे। ऊपर वाले पिस्टन के अंदर में पूरा गैस भरा हुआ है। ठीक है, और यहां बाहर से हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, पी एक्सटर्नल, विच इज ऑब्वियसली अंदर के प्रेशर से ज्यादा होगा क्योंकि हमको पिस्टन को दबाना है। इस पिस्टन का ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए ए है, और जब हम पी एक्सटर्नल लगाए तो उस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ये पिस्टन dx डिस्टेंस नीचे चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिस्टन इज dx। ठीक है, हम लोग प्रेशर लगाए पी एक्सटर्नल और ये dx डिस्टेंस से नीचे चला गया। अब कितना वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम नीचे गया है, तो वो आप लोग बता सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और dx से नीचे गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम विच कैन बी सेड एज dv इज a इंटू dx, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन वॉल्यूम। एंड फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, जानते हैं आप, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। तो ये जो प्रेशर लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया विल गिव यू द नेट फोर्स जो कि उस पिस्टन पे लग रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल F डॉट dx, इस F के जगह आप लिख सकते हैं P एक्सटर्नल डॉट A, देखो ये पूरा डेरिवेशन यहां पे है, P एक्सटर्नल डॉट A और dx, ये वाला dx को यहां पुट कर दिए। अब ये a इंटू dx ऊपर लिखा हुआ है, a इंटू dx इज इक्वल टू dv। आप आराम से इस पूरे डेरिवेशन को देख सकते हैं, इसमें कोई भी स्टेप को हम स्किप नहीं किए ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आए। a डॉट dx इज dv, चेंज इन वॉल्यूम। सो बेसिकली वर्क डन इज P एक्सटर्नल डॉट dv इंटीग्रल फ्रॉम v1 टू v2। अब यहां पे एक कैच है, यहां तक तो हम कुछ माइनस वाइनस नहीं लिखे थे, बट आखिरी में इस फॉर्मूले पे माइनस लिखे हम। वो क्यों लिखे, थोड़ा समझना। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स, मतलब दोनों का अगर डायरेक्शन सेम अगर हो गया तो वैसे केस में वर्क डन पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है, हम इस पे अगर फोर्स इस तरफ से लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया तो जो वर्क डन हम किए वो पॉजिटिव हुआ। ठीक है, लेकिन अगर वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, सेम डायरेक्शन में नहीं हो पाया, वर्क डन का डायरेक्शन अलग हुआ और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग हुआ, तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं, सॉरी, फोर्स का डायरेक्शन अलग हुआ और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग हुआ, तो वैसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क डन इज नेगेटिव। यहां पे आप देखिए, बाहर से प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट, यहां एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि फोर्स के लगने का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे केस में तो वर्क डन का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम। लेकिन आप इस माइनस को एक बार भूल जाओ तो आप अंदर वाला टर्म अगर देखो तो आपको दिखेगा P एक्सटर्नल तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, बट dv तो नेगेटिव मेरे को दिख रहा है। इनिशियल वॉल्यूम वाज दिस मच, दिस वाज इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम तो छोटा है, इनिशियल वॉल्यूम तो बड़ा है, और dv क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट dv इज बेसिकली v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। नाउ इफ फाइनल वॉल्यूम इज स्मॉलर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो ये तो चेंज इन वॉल्यूम तो नेगेटिव हो गया। अब ये वाला टर्म अगर नेगेटिव है, जो भी हम लोग फोटो बनाए उसके अनुसार ये वाला टर्म अगर नेगेटिव है एंड P एक्सटर्नल इफ इट इज पॉजिटिव, देन इन दैट केस ये वाला वैल्यू तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव निकल के आएगा। बट अभी जस्ट हम लोग क्या देखे कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो सेम है, तो वर्क डन होना चाहिए पॉजिटिव, जबकि अंदर में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पे अगर आप माइनस लगा देते हैं तो ओवरऑल टर्म जो है वर्क डन का पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए वर्क डन का ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे और हर केस में यही फॉर्मूला लगाएंगे
ये पॉजिटिव नेगेटिव को बहुत ध्यान नहीं देना है, वो तो इस केस के लिए यहां पे दबा रहे हैं तब ये वाला नेगेटिव हो रहा है, एक्सपैंड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बट वर्क डन इन केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डॉट डीवी वेयर इंटीग्रेशन इज फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। हम एक बार इसको नेगेटिव और पॉजिटिव को मिटाए थे ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, वो बस इस एग्जांपल के थ्रू था जो फिगर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट वर्क डन इन केमिस्ट्री इज माइनस इंटीग्रल V1 टू V2 P एक्सटर्नल डॉट dV। एंड आई गेस कि माइनस क्यों लगाए आप लोग हम एक्सप्लेन कर दिए, बिकॉज फिगर में आपको दिख रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन को पॉजिटिव होना चाहिए था, बट यहां पे dV तो नेगेटिव हो रहा है, तो वर्क डन अंदर वाले टर्म में ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस अगर बाहर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फिर वो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। और हर बार हर क्वेश्चन में कन्वेंशन के अनुसार ही साइन आएगा अगर आप बाहर पे माइनस लगाओगे तो ये हो गया फॉर्मूला, वर्क डन इज माइनस इंटीग्रल V1 फ्रॉम V2 P एक्सटर्नल डॉट dV, ठीक है। यहां पे कुछ कुछ टर्म्स है जो आप ध्यान में रखेंगे, दैट ये जो W हम लोग निकाल रहे हैं, ये W बेसिकली वर्क डन ऑन द सिस्टम है। आप देख भी रहे हैं, आप तो बाहर से सिस्टम पे ना काम कर रहे हो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज दिस W, बट इन केस द क्वेश्चन आस्क्स यू बाय द सिस्टम दैट यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ वर्क डन लिखा हुआ है तो यही निकालोगे। बट अगर क्वेश्चन में लिख दिया दैट यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये वाला W निकालोगे आप प्रॉपरली और फिर उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस माइनस W रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पे सीधे W मारोगे तो ये हो जाएगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये बन जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये एक फंडा आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा एक चीज आप लोगों को दिखेगा कि एक्सपेंशन जब होता है, मतलब कि पिस्टन जब ऊपर जाता है, देन वर्क इज नेगेटिव, और कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, जब दबाएंगे हम लोग, देन वर्क इज पॉजिटिव। वो आपको इस फॉर्मूला से दिख जाएगा। एक्सपेंशन जब होगा तो dV का वैल्यू पॉजिटिव होगा बिकॉज वॉल्यूम बढ़ा है, तो ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव हो गया, बाहर में माइनस है तो ओवरऑल वर्क डन विल बी नेगेटिव। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो dV विल बी नेगेटिव और बाहर भी एक माइनस साइन है, तो वर्क डन ओवरऑल विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें जो क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा, अदरवाइज इस फॉर्मूला को लाके हम लोग वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक और बात थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां पे है कि इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे होंगे और आप लोग को अगर इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर हम P एक्सटर्नल और V के बीच में एक कर्व बनाए तो किसी भी प्रोसेस के लिए, तो उस कर्व का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि यहां पे साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए आई विल नॉट बी गोइंग आफ्टर कि भाई इस केस में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक्सप्लेन कर देंगे उसको। बट अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, P एक्सटर्नल है y एक्सिस में, वॉल्यूम है x एक्सिस में, तो आपको वॉल्यूम के तरफ एक x एक्सिस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और ये एरिया अगर आप निकाल पाते हैं, दिस एरिया कॉरेस्पॉन्ड्स टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए सिस्टम को जो भी काम हुआ है वो ये है। अब इसमें एक चीज देखना है, अगर ऐसे एरो लिखा हुआ है तो आप देखो A से B जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वैसे केस में अपने आप वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हो गया, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में वर्क डन का वैल्यू होता है नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड आप यहां एरिया से निकाल लिए और फिर माइनस साइन लगा दिया उसमें, ठीक है। वहीं अगर B से A जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो एक स्लाइड में वर्क के बारे में बहुत सारा बात हम किए, जल्दी जल्दी फिर से एक बार देखो वर्क डन क्या होता है। तो फिजिक्स वाला वर्क डन का फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हुए केमिस्ट्री वाले वर्क डन की तरफ पहुंचेंगे। ये वाला फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, वर्क डन इज माइनस इंटीग्रल V1 टू V2 P एक्सटर्नल डॉट dV। माइनस क्यों लगाया बता दिया आप लोग को। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज दैट W, वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस दैट W। एक्सपेंशन जब होगा किसी भी सिस्टम का तो वर्क डन नेगेटिव होगा, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और किसी कर्व में P और V का, P एक्सटर्नल और V का जो कर्व दिया होगा उसका एरिया अंडर कर्व विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां पे एक दो बात लिखा हुआ है, जैसे अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है वैक्यूम में एक्सपेंड कर रहे हैं आप इस गैस को, यानी कि बाहर का जो प्रेशर है P एक्सटर्नल का वैल्यू वो जीरो हो गया। देखिए P एक्सटर्नल का वैल्यू जीरो, वैक्यूम में अगर एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू वहां पे जीरो है, तो अगर P एक्सटर्नल जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन का वैल्यू है जीरो, ठीक है।
सिमिलरली अगर कांस्टेंट प्रेशर है, जैसे देखो इंटीग्रल के अंदर में पी एक्सटर्नल है, तो इसको इंटीग्रल के अंदर में तब तक रखेंगे जब तक दिस प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अगर वो वॉल्यूम का फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली आप उसको यहां पे पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर्ली तो आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर ये पी एक्सटर्नल कांस्टेंट टर्म, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे और वैसे केस में ये डीवी बन जाएगा डेल्टा वी। यहां देखो लिखा हुआ है W इज इक्वल्स टू, यहां पे माइनस साइन छूट गया है, सो आई गेस आई हैव टू करेक्ट दिस। तो यहां पे W का वैल्यू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी, बिकॉज पी एक्सटर्नल बाहर निकल गया तो इंटीग्रल ऑफ डीवी विल बिकम डेल्टा वी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो गया। और तीसरा एक चीज यहां पे हम मेंशन करना चाहेंगे कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आई गेस नेक्स्ट पेज में है क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो वॉल्यूम जब चेंज ही नहीं कर रहा है तो ये डीवी का वैल्यू जीरो हो गया, और अगर डीवी जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो W का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो वैसे केस में वर्क डन का वैल्यू अगेन कम्स आउट टू बी जीरो। तो यहां आपको दिख रहा होगा वर्क डन दो केस में जीरो हो सकता है। पहला फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब वैक्यूम आप एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू जीरो है और वर्क डन जीरो हो गया। और दूसरा कंडीशन जब वर्क डन जीरो हो सकता है इज व्हेन द प्रोसेस इज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डीवी कांस्टेंट रहेगा, डीवी कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन का ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगा, जीरो। So overall this slide has theoretically everything about work. Obviously इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट थ्योरी के लिए आपको वर्क के बारे में जो भी चीज चाहिए वो यहां से मिल जाएगा और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम चैनल whose link is in the description. आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का बात कर ली विच वॉज वर्क। दूसरा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज हीट। यही दो मोड का तो हम लोग को बात करना है। तो हीट क्या जरा देखें। Heat is energy transferred due to difference in temperature through a diathermic wall. Now this diathermic means non-adiabatic. Non-adiabatic. जैसे बहुत बेसिक सा एग्जांपल, एक स्टेनलेस स्टील का वेसल है, उसके अंदर गर्म पानी है, थोड़े देर में वो गर्म पानी ठंडा होने लगता है क्योंकि वो जो वॉल है स्टेनलेस स्टील का दैट इज डायथर्मिक वॉल और उसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, यानी कि अंदर से, इस केस में गर्म पानी है ना, अंदर से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा और थोड़े देर में दोनों तरफ का तापमान सेम हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, क्योंकि जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा तब तक वो मोड ऑफ ट्रांसफर चलता रहेगा। लिखा हुआ भी है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, अगर तापमान अलग अलग होगा तभी हीट ट्रांसफर होगा। जैसे ये देखो, ये एक सिस्टम है, अंदर में टेम्परेचर T1 लिखा हुआ है और बाहर का टेम्परेचर T2 है और ये जो वॉल है ये डायथर्मिक है। ध्यान रखना है, अगर ये वॉल एडियाबैटिक हो गया तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। किसी भी एडियाबैटिक वॉल के थ्रू कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, वो डायथर्मिक वॉल के थ्रू होगा। तो यहां पे टेम्परेचर T1 है, T2 है, तो इसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। किस डायरेक्शन में होगा तो वो डिपेंड करता है कि भाई कौन बड़ा है। तो अगर ऐसा हम बोले कि इफ इट इज गिवन इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, अगर T1 का वैल्यू T2 से बड़ा है तो हीट ट्रांसफर का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर करेगा। और कब तक करेगा, जब तक कि दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, तब तक वो हीट ट्रांसफर चलता रहेगा, ठीक है। दिस बेसिक डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहां पे एक नया टर्म आता है विच इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। कैपिटल C से उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्या डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। कितना हीट, जैसे यहां पे देखो एक वेसल है, इसमें अंदर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है मान लो, और नीचे से उसको हम गर्म कर रहे हैं, जिसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। कितना हीट इसको हम दें सो दैट कि ये सिस्टम में जो भी चीज है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। अब वो 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, बिकॉज इंक्रीमेंट जब 1 डिग्री सेल्सियस का होता है तो ऑटोमेटिकली 1 केल्विन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री का इंक्रीमेंट होना चाहिए आइदर इन सेल्सियस और केल्विन। उसके लिए आप कितना हीट इसको दें, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस, जो कि अंदर में भरा हुआ है उसका हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन ये निकल के आ गया,
इट इज Q डिवाइड बाय dt एंड इफ दिस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो इसको हम बहुत बेसिकली ऐसे C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय डेल्टा T भी लिख सकते हो। दिस T इज टेम्परेचर, दिस Q इज हीट एंड दिस इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये dt क्यों लिखते हैं ये भी समझना है आप लोग को, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल जो होता है एग्जाम में, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें ये C जो दिया रहता है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो यहां डेल्टा टी आप नहीं लिख सकते, फिर आपको dt लिखना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से क्या निकल करके आएगा, यहां लिखते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा Q इज इक्वल टू C इंटू dt, ये निकल के आया। और आपको जब Q कैलकुलेट करना होगा एंड इफ C इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में भी कई बार काम लोग किए होंगे, दैट इफ C इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q, तो ये dt ही रहना पड़ेगा, dt इधर मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे T1 से T2 तक, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q। But if this C is not a function of temperature, then you can clearly write delta T change in temperature। 300 केल्विन से 400 केल्विन हुआ है, 100 लिखो यहां पे, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, 300 से 400 हुआ तो डिफरेंस इज 100, तो 100 को आप पुट करके निकाल सकते हैं। ये इसका इक्वेशन है हीट कैपेसिटी का। ठीक है, देन देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। हीट कैपेसिटी में ना अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ है, देखिए कि कितने अमाउंट के सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है, वो बात नहीं किया है। सिर्फ क्या लिख दिया है कि भाई कुछ भी दिया हुआ है आपको, उसमें 1 डिग्री से बढ़ा दो, कितना हीट लगेगा। ठीक है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है कि आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि 1 ग्राम ही कोई चीज का लिया हुआ है, सिर्फ उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, तो वहां पे आप बताइए कि उसमें कितना हीट लगेगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड द अदर टर्म इज मोलर हीट कैपेसिटी, जिसके डिफिनेशन में वो 1 ग्राम के जगह 1 मोल आ गया है बस, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, जैसे यहां पे Q बाय dt लिखा हुआ है, तो क्योंकि 1 ग्राम के लिए हो रहा है तो पर यूनिट मास हो गया है ना, 1 ग्राम इस बात स्पेसिफिक का बात कर रहे हैं, पर यूनिट मास, तो मास से डिवाइड कर दिए और ये S से इंडिकेट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी स्मॉल c से इंडिकेट होता है, ध्यान देना है। हीट कैपेसिटी कैपिटल C से इंडिकेट होगा और मोलर हीट कैपेसिटी स्मॉल c से इंडिकेट होगा। और क्योंकि ये 1 मोल के लिए है तो पर मोल बात हो रहा है, तो आप हीट कैपेसिटी की डिफिनेशन में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिए, तो you'll get the value of molar heat capacity। ठीक है, नाउ दिस हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे एक्सटेंसिव इंटेंसिव, ये हीट कैपेसिटी क्या है, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों है बाबू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां तो अमाउंट डिसाइड ही नहीं हो रहा है ना कितना के लिए। मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लेकर के आए, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना भी आपको हीट देना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप अगर 2 लीटर पानी लेकर के आओगे तो आपको डबल हीट देना पड़ेगा। तो आप जब सब्सटेंस का क्वांटिटी को डबल किए तो अपने आप हीट कैपेसिटी का वैल्यू भी डबल हो गया, तो वो अमाउंट पर डिपेंडेंट हुआ ना, तो इसीलिए ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और आप लोग को पता है 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां देखिए ये Q बाय dt, ये तो हीट कैपेसिटी है विच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और उसको आप डिवाइड किए मास से जो खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या बन गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहां भी Q बाय dt इज हीट कैपेसिटी विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो द ओवरऑल वैल्यू विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों जो है मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दोनों इंटेंसिव है। तो यहां पे आप लोग को एक्सटेंसिव इंटेंसिव का एक और एग्जांपल मिल गया, दैट हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हां, अब आया है, इतना सारा बात करने के बाद आया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या है। बहुत बेसिक सा लॉ है, और ये लॉ आप लोग किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी साइंस में पढ़े ही है। ये वही लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो फॉर्म यहां पे थोड़ा सा फर्स्ट लॉ में फिक्स्ड है, दैट द फॉर्म कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। जैसे यहां पे देखो एक सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी है U1, हम लोग को पता है कि इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस ऐसे नाम रख दिए U1, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ U1, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डोंट नीड टू नो द वैल्यू ऑफ U1, आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम Q अमाउंट ऑफ हीट इसको दिए और W अमाउंट ऑफ वर्क इस पे किए, इसको Q अमाउंट ऑफ हीट दिए, इस पे W अमाउंट ऑफ वर्क किए, और फाइनली इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी U1 से चेंज होकर के U2 हो गया। ठीक है,
तो इसमें अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियली द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम वाज U1, हम उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट दिए तो उसका एनर्जी Q से बढ़ गया, उसमें हम W अमाउंट ऑफ वर्क किए तो उसका एनर्जी W से बढ़ गया। एग्जैक्टली वही चीज जो हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे। और इतना सब होने के बाद उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ करके हो गया U2। तो इनिशियली जो भी एनर्जी था प्लस उसमें जो भी काम किए, जो भी हीट दिए, इज इक्वल्स टू फाइनली एनर्जी उसका। ठीक है, इसमें U1 को RHS में भेज दो तो क्या हो गया, Q प्लस W इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 एंड दिस U2 माइनस U1 इज डेल्टा U। हम पहले ही बोल रहे थे कि इंटरनल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू पे हम लोग को इंटरेस्ट भी नहीं है, हम लोग को इंटरेस्ट है डिफरेंस पे, एंड दिस डिफरेंस इज डेल्टा U। दिस इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच स्टेट्स कि Q प्लस W हीट का वैल्यू प्लस वर्क डन का वैल्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस फॉर्मूला को आप यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ। बस ये बात को ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस समय वर्क का जो भी फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है उससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आए पॉजिटिव या नेगेटिव उसको यहां पर पुट करोगे। जरूरी नहीं है कि ये वाला वर्क का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, वो डिपेंड करता है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है सिस्टम का तो आप लोगों को पता ही है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज नेगेटिव, तो यहां पे अपने आप ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। उस समय कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। जो भी होगा Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रॉड करना चालू करते हैं फर्स्ट लॉ में, थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में और बात करते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो जो फॉर्मूलाज पीछे भी या यहां पर भी जहां भी जो फॉर्मूलाज आप लोगों को घेरा हुआ है, जैसे यहां पे ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, जहां जहां आप लोगों को फॉर्मूलाज दिख रहा है वो सब फॉर्मूला को ध्यान में रखो। दे आर यूजफुल फॉर्मूलाज। ये वाला फॉर्मूला इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब याद रखो। इन सब पे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए देयर इज अ प्रोसेस व्हिच हैज नेम आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत सारा अलग अलग नाम होता है, सब नाम हम धीरे धीरे करके बताएंगे आप लोगों को। पहला नाम यहां पे आ रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला जस्ट हम लोग पढ़े ही थे, कहीं भी वर्क डन है तो इसको लिख दो माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल डॉट dV। अब क्योंकि प्रोसेस आइसोकोरिक है तो आप लोग को पता है कि dV का वैल्यू क्या होने वाला है इसमें, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में dV का वैल्यू जीरो, थोड़ा देर पहले बताए भी थे कि dV का वैल्यू इसमें हो जाएगा जीरो और इसीलिए वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का वैल्यू हो गया जीरो। अब अगर वर्क डन जीरो है तो फर्स्ट लॉ में इस W के जगह आप जीरो पुट कर दिए तो Q का वैल्यू डेल्टा U के बराबर हो गया। देखिए लिख भी दिए डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q, बट Q के नीचे छोटा सा V लिखे और V क्यों लिखे, बिकॉज ये हीट कांस्टेंट वॉल्यूम से आया है। दिस हीट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम लिखे तब तो W जीरो हुआ, जब W जीरो हुआ तब तो Q का वैल्यू डेल्टा U के बराबर हुआ। तो ये जो Q है ये साधारण सा Q नहीं है, ये कौन सा Q है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस का हीट ट्रांसफर है। तो इसको ऐसे करके लिख दिए। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन C is equals to Q by NDT. This C is molar heat capacity, Q is heat transfer, NDT आप लोग को पता है number of moles and change in temperature। उसको वापस से हम यहां पर लिख दिए C is equals to Q divided by NDT। अब यहां पे एक नया टर्म आएगा, अगर Q के जगह हम लिख देते हैं QV तो C के जगह लिखेंगे CV। QV क्या है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को नोट डाउन करना है, बात को सुनना है कि ये वाला फॉर्मूला थोड़ा देर पहले आया था कि C इज इक्वल्स टू Q बाय NDT, लेकिन अब Q के जगह अगर QV लिख देंगे यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफाई कर देंगे तो ये C के जगह भी आपको CV लिखना पड़ेगा, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो मोलर हीट कैपेसिटी है। तो हम यहां पे प्रॉपर लेबलिंग भी कर दिए, QV इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड CV इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन निकल करके आया है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, QV इज इक्वल्स टू NCV dt। देखिए इसको, QV is equals to NCV dt. Yet again, if this CV is a function of temperature, we'll keep this dt और इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा QV. But if this CV is independent of temperature, then you can clearly write dt के जगह डेल्टा T। ठीक है, अब यहां पे देखो आया हुआ था डेल्टा U is equals to QV और यहां पे आ गया QV is equals to NCV dt, यानी कि डेल्टा U का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, डेल्टा U is NCV dt। इसको आप याद कर लो, ये इंटरनल एनर्जी का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू NCV dt, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल, CV इज मोलर हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड dt इज चेंज इन टेम्परेचर। इसमें आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो दैट दिस इक्वेशन इज फाइन, परफेक्ट। इफ CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर देन वी कैन राइट NCV डेल्टा T। ठीक है, कहीं पर इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं दैट यहां पे लिख देते हैं डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T इफ कब CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। CV का वैल्यू टेम्परेचर पर अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर हम लोग इसको dt को डेल्टा T लिख सकते हैं। बस दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज इंथैल्पी। इंथैल्पी का नाम आप लोग कई बार सुने होंगे केमिस्ट्री में, पहले भी इस चैप्टर में भी हम जब स्टेट फंक्शन बता रहे थे उसमें इंथैल्पी के नाम लिए थे। क्या होता है इंथैल्पी, थोड़ा सा एक बार लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कोई भी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यानी कि उस सिस्टम के अंदर का सारा एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बट अगर वो सिस्टम क्रिएट हुआ है तो वो जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एटमॉस्फेयर में, दुनिया में, यूनिवर्स में, वो वॉल्यूम को खाली भी तो करना पड़ेगा उसके लिए। सो बेसिकली इफ यू एड दोज टू एनर्जीज, क्या क्या, energy required to create the system which is internal energy plus energy required to vacate the space that is to be occupied by the system, यानी कि वो जगह जो सिस्टम ऑक्यूपाई करने वाला है उसको पहले खाली भी करो आप, तब फिर वो सिस्टम वहां पर बैठेगा, वहां पे रहेगा, वहां पे ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम को। तो वो उसमें जो एनर्जी लगेगा जगह को खाली करने में, उसको आप ऐड कर देंगे जब इंटरनल एनर्जी में, तो वो बनेगा इंथैल्पी। तो इंथैल्पी का क्या मतलब हुआ? इंथैल्पी इज बेसिकली, यहां पे अगर फॉर्मूला लिखे हम तो H इज सिंबल ऑफ इंथैल्पी, दिस इज U प्लस PV। U प्लस PV, दिस U इज इंटरनल एनर्जी एंड दिस PV इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेकेट द स्पेस टू बी ऑक्यूपाइड बाय दैट सिस्टम, यानी कि उस जगह को खाली करने के लिए जो एनर्जी लगा है दैट इज PV। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता है इस U का हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर U का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकता है तो H का भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, H के लिए भी वही कंस्ट्रेंट है कि H के एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन हाँ चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो आप दोनों तरफ LHS RHS में डेल्टा लगा दिए, तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। दिस डेल्टा H विल गिव यू चेंज इन इंथैल्पी एंड दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। इस पे एग्जाम में रिपीटेडली, आपके स्कूल के एग्जाम का बात कर लो या एंट्रेंस एग्जाम का बात कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछता है कि इंथैल्पी चेंज पूछ लिया, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ दिया, प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम दे दिया, कुछ डेटा दे करके। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे दैट डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। यहां कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि शायद आप लोगों को पहले से जानकारी भी होगा कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता है किसी भी प्रोसेस का तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस, और उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हीट हैज बीन एब्सॉर्ब्ड। डेल्टा H पॉजिटिव मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड। डेल्टा H अगर नेगेटिव है मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसमें हम लोग बोलेंगे हीट हैज बीन रिलीज्ड, है ना, सिस्टम हीट रिलीज किया है, तो डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव हो गया। सी, ये सब कुछ टर्म्स हम करते आ रहे हैं कहीं कहीं पर, और कुछ जो फाइनल रिजल्ट्स आएगा वो आप लोगों को याद रखना है, लेकिन हाँ प्रोसेस और डेरिवेशन सबका समझना जरूरी है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर चेंज नहीं होता है। थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम नहीं चेंज करता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब जिसमें प्रेशर नहीं चेंज करता है और प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा P का वैल्यू इसमें है 0, चेंज इन प्रेशर इज 0। वर्क डन का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है, माइनस इंटीग्रल P डॉट dV। अब क्योंकि प्रेशर इसमें नहीं बदल रहा है तो आप लोग को पता है P को हम बाहर ले आएंगे और dV बन जाएगा डेल्टा V। तो इक्वेशन ऑफ वर्क डन माइनस P डेल्टा V। ठीक है, अब वर्क डन अगर माइनस P डेल्टा V है इस केस में, तो इससे हम यहां पे इक्वेशन देखना, डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा PV था, तो ये वाले इक्वेशन से हम लोग ये इसे इंडिपेंडेंट ये वाला बात लिख रहे हैं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, तो P को यहां से बाहर निकाल दिए, तो ये क्या बन गया, P डेल्टा V। ऐसे डेल्टा PV था, बट इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो P को बाहर निकाल देंगे और डेल्टा अंदर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस इक्वेशन में आपको दिखेगा कि W का वैल्यू माइनस P डेल्टा V है, अभी जस्ट निकला है, डिराइव हुआ है,
और यहां पे प्लस पी डेल्टा वी है, तो इस प्लस पी डेल्टा वी को हम लोग माइनस डब्ल्यू तो लिख ही सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, देखो ऊपर लिखा हुआ डेल्टा एच इज डेल्टा यू एंड डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी, दिस प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी, तो यहां पे माइनस डब्ल्यू लिख दिए हम लोग। और फर्स्ट लॉ के इक्वेशन को यूज करें बाबू, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू का वैल्यू क्यू होगा। फर्स्ट लॉ का इक्वेशन ही था क्यू प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू, तो डेल्टा यू को उधर भेज दिए, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इज क्यू, उसी को यूज किए, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इज क्यू। लेकिन ये सारा डेरिवेशन चल रहा है किसमें, कांस्टेंट प्रेशर में, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर। तो इस क्यू को हम लोग सिंपल क्यू नहीं बोलेंगे, इसको क्यूपी बोलेंगे, जैसे पिछले केस में क्यूबी बोले थे, यहां पे क्यूपी बोलेंगे। क्यूपी इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, सो डेल्टा एच इज क्यूपी। थोड़ा देर पहले आया था डेल्टा यू इज क्यूवी, और अभी आया है डेल्टा एच इज क्यूपी, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इस इक्वेशन को वापस से लेकर के आ गए, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई एन डी टी, जो हम लोग थोड़ा देर पहले बात किए थे, मोलर हीट कैपेसिटी है ये। अब यहां पे Q की जगह अगर QP करेंगे तो C की जगह CP करेंगे। QP आप लोगों को पता ही हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो CP क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल डेरिवेशन मिलता जुलता है डेल्टा यू और डेल्टा एच का, सिर्फ QV के जगह QP हो गया और CV की जगह CP हो गया। फिर यहां से QP की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई किया, NCP dt हो गया, और डेल्टा एच इज इक्वल टू QP आया हुआ है, वहां पे पुट कर दिए, डेल्टा एच का फॉर्मूला आ गया NCP dt। याद रखेंगे, अगेन if CP is a function of temperature, you will use this equation and integrate to get the value of delta H. If CP is independent of temperature, then the equation will become NCP delta T. This equation will be valid if CP is independent of temperature. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल गैस के लिए क्या होता है, अभी थोड़ा देर में बताएंगे भी आप लोगों को, बट अभी के लिए समझ लो, आइडियल गैस के लिए CP और CV टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, नहीं होता है। तो हर केस में आप dt की जगह आप डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक है, आइडियल गैस का यूज कर रहे हैं। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में डेल्टा एच के जगह यहां पे लिखा है एनसीपी डेल्टा टी, पुट कर दिए एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू थोड़ा देर पहले हम डिराइव किए थे, एनसीबी डेल्टा टी, पुट कर दिए। और आइडियल गैस है तो पीवी के जगह क्या लिख सकते हैं, एनआरटी, पीवी के जगह एनआरटी, जिसमें कि टेम्परेचर को खाली चेंज कर रहे हैं, यहां पे डेल्टा डेल्टा टी, तो एनआरटी में एन और आर कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया, एनआर डेल्टा टी। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालते, डेल्टा को अंदर भेज देते हैं। अब इन तीनों में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एन कैंसिल आउट हो गया और डेल्टा टी भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस आर, और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो आर के बराबर होता है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट which has value 0.0821 liter atm per mole per Kelvin if the value of pressure and volume is liter atm, 8.314 if it is in SI unit and the value of PV is in joule। ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और ये इक्वेशन का डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में कई बार आता है, तो दिस इज द होल डेरिवेशन Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, और इसका यूसेज भी न्यूमेरिकल्स में कई बार आने वाला है। अभी जस्ट आप लोगों को हम बताएं कि एक आइडियल गैस के लिए Cp और Cv का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, एक्चुअली वो कांस्टेंट टर्म होता है, और वो वैल्यूज क्या होता है वो यहां पर लिखा हुआ, जो आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई गैस मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक का मतलब उस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, तो Cv का वैल्यू 3/2R होगा। और इस इक्वेशन को हम लोग बार बार यूज करेंगे, दैट Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R, तो Cv का जो भी वैल्यू निकलेगा उसमें R को ऐड कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ Cp। तो अगर ये 3/2R है तो उसमें R जोड़ दिए, 5/2R बिकेम द वैल्यू ऑफ Cp। अगर कोई डाइएटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक आप समझ गए होंगे, O2 N2 हो गया, या फिर कोई पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स तो एक से ज्यादा है बट वो लीनियर है। लीनियर कैसे पता चलता है, तो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होना चाहिए, तो वो लीनियर हो जाएगा। यह बात आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक ज्ञान से पता होगा। तो CO2 इज अ लीनियर गैस, तो इसमें Cv का वैल्यू 5/2R होता है, और उसमें एक R को जोड़ देंगे तो Cp आ जाएगा 7/2R। फॉर अ पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, पॉलीएटॉमिक लीनियर का तो यहीं पे बात खत्म हो गया, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, नॉन लीनियर का मतलब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे CH4 देखो, पॉलीएटॉमिक तो है ही, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, पॉलीएटॉमिक तो है ही, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, पॉलीएटॉमिक यहां पर भी है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो वैसे केस में ये नॉन लीनियर हो गया। इस केस में Cv का वैल्यू 3R है और Cp का वैल्यू 5R है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में केमिस्ट्री में हम लोग Cp और Cv के वैल्यूज पे नहीं जाते हैं,
देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही निकल करके आता है ये सीपी और सीबी का वैल्यू। बट केमिस्ट्री के नॉलेज के लिए आप लोग को ये वैल्यूज याद रखे, यही काफी है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा कि सिस्टम का जो जितना भी बाउंड्री है सराउंडिंग के साथ, वो सारा का सारा बाउंड्री एडियाबैटिक है, यानी कि उसके थ्रू मास या हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो Q का वैल्यू जीरो हो गया। अब अगर Q का वैल्यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ के थ्रू डेल्टा U और Q बराबर हो जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था Q प्लस W इज इक्वल्स टू डेल्टा U। अब अगर Q ही जीरो हो गया है तो डेल्टा U का वैल्यू W के बराबर हो गया। एडियाबैटिक के लिए याद रखेंगे, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। देखो हर चीज ये रटने का जरूरत नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q बराबर जीरो है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब Q अगर जीरो है और फर्स्ट लॉ आप याद किए हो तो उसे पुट करके डेल्टा U का वैल्यू निकल जाएगा वहां पे। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि सिस्टम घूम फिर के अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो एक बात तो पक्का है बाबू कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस अगर हुआ तो उसमें चेंज इन स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। ये तो क्लियर है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, इसको पाथ से मतलब ही नहीं है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंट होता है स्टेट फंक्शन का चेंज, और अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो गया तो स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होगा? जीरो। तो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस स्टेट फंक्शन का वैल्यू चेंज इज जीरो। ऑब्वियसली उसी वजह से डेल्टा यू जीरो हो गया, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन हम बताए थे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। अब यहां पे डेल्टा यू के जगह अगर आप जीरो पुट करेंगे तो क्यू के जगह माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल भी साइक्लिक प्रोसेस का हम यहां पे दिए हुए हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। ये पूरे प्रोसेस का अगर बात करें तो ये साइक्लिक प्रोसेस है जहां पे डेल्टा यू जीरो है। इसका वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वर्क डन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये एरिया इनक्लोज्ड। साइक्लिक प्रोसेस में जो एरिया इनक्लोज्ड है, दैट एरिया विल गिव यू द मॉड ऑफ वर्क डन। साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, जरा जल्दी से देख लेते हैं, ध्यान दो। ए से बी वाला जो प्रोसेस है उस पार्ट का जो वर्क डन है वो बहुत छोटा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये पार्ट का जो वर्क डन है ये बहुत छोटा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? ए से बी में एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये वाले पार्ट का वर्क डन नेगेटिव है। डन। सी से ए वाला पार्ट आइसोकोरिक है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, तो सी से ए वाले का वर्क डन जीरो है। ए से बी वाले का वर्क डन नेगेटिव है। सी से ए वाले का वर्क डन जीरो है बिकॉज वो आइसोकोरिक है। बी से सी देखो ध्यान से, ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। बी से सी में वॉल्यूम कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसका एरिया क्या निकलेगा? ये पूरा। दिस इज द एरिया ऑफ पार्ट बी टू सी, जिस पार्ट के लिए वर्क डन पॉजिटिव है। तो आपको लोग क्लियर हो गया होगा। सी से ए वाला तो वर्क डन जीरो है, उसको भूल जाओ। ए से बी वाला वर्क डन है नेगेटिव, लेकिन वो वर्क डन छोटा है, एरिया छोटा निकल के आ रहा है। और बी से सी वाला वर्क डन जो पॉजिटिव है वो एरिया बड़ा निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल इसका वर्क डन, ये जो प्रोसेस हुआ है ट्राइंगल वाला, इसका ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव वाला क्वांटिटी बड़ा है एज कंपेयर टू नेगेटिव वाला क्वांटिटी। सो यू कैन कैलकुलेट मॉड ऑफ वर्क डन बाय एरिया अंडर दिस कर्व। और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो आपको तोड़ के देखना पड़ेगा हर पार्ट को लेकर के। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ए से बी वाले में एक्सपेंशन हो रहा है, सो वर्क डन इज नेगेटिव बट द मैग्नीट्यूड इज स्मॉल। सी से ए वाले पार्ट में आइसोकोरिक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, वर्क डन इज जीरो। बी से सी वाले पार्ट में वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज कॉन्ट्रैक्शन। सो बेसिकली द पॉजिटिव वर्क डन वैल्यू इज मोर देन द नेगेटिव वर्क डन वैल्यू, सो ओवरऑल वर्क डन वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आप एरिया से निकाल दिए, साइन वाइन सब निकाल लिए, Q बराबर माइनस डब्ल्यू में यूज करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। सो बेसिकली वी आर डन विद आइसोबारिक का बात कर लिया, आइसोकोरिक का बात कर लिए, एडियाबैटिक का बात कर लिए, साइक्लिक का बात कर लिए। आइसोकोरिक हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबारिक हो गया कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक हो गया जहां पे हीट ट्रांसफर जीरो है, और साइक्लिक हो गया जहां पे घूम फिर के सिस्टम फाइनली अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा और चेंज इन स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। नाउ रिमेन्स आइसोथर्मल, जिसमें हम लोग को ठीक ठाक टाइम में भी स्पेंड करना है। अगला प्रोसेस जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे आपको दिख रहा है डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो। अब डेल्टा यू और डेल्टा एच का जो इक्वेशन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे वो यहां पे लिखा हुआ है, इट इज एनसीबी डेल्टा टी, इट इज एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है।
अब क्योंकि डेल्टा टी इक्वल टू 0 है तो यहां पे अगर 0 पुट करेंगे हम तो आपको दिख रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू भी 0 हो गया और डेल्टा एच भी 0 हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंथैल्पी दोनों 0 हो जाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट लॉ के अनुसार ये वाला इक्वेशन है, दिस इक्वेशन केम फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ Q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्योंकि 0 है तो यहां 0 पुट किया तो Q का वैल्यू आ गया माइनस डब्ल्यू। तो हीट ट्रांसफर और वर्क डन का मैग्नीट्यूड ये आइसोथर्मल में बराबर होता है। वर्क डन जितना भी आप निकालोगे उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मेरे को W निकालना है या Q निकालना है, उसके लिए वी हैव टू स्टडी टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब कि प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट जिस तरीके से वो प्रोसेस को, उस सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाया गया है, वो जो प्रोसेस है वो दो तरह का होता है। एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। समझना है, ओवरऑल प्रोसेस आइसोथर्मल है, लेकिन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जब सिस्टम को ले जाया जा रहा है तो वो या तो रिवर्सिबली लेकर के जाया जाएगा या इरिवर्सिबली लेके जाएंगे उसको हम लोग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो यहां पे एक फिगर से आप समझिए। जैसे इस केस में यहां अंदर में गैस प्रेजेंट है, डब्बा में पिस्टन है और ऊपर में सैंड पार्टिकल्स है। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स मतलब कि ऊपर से प्रेशर तो लग रहा है बट वो प्रेशर लगाने वाला पार्टिकल्स का संख्या बहुत ज्यादा है। अब अगर यहां पे आप सैंड पार्टिकल्स को एक एक करके हटाएंगे तो ये पिस्टन भले ही ऊपर जाएगा, बहुत स्लो जाएगा, एक्सट्रीमली स्लो, और आपको ऐसा लगेगा हर समय कि बाहर से जो प्रेशर लग रहा है यानी कि P एक्सटर्नल जो लग रहा है और अंदर से जो प्रेशर गैस लगा रहा है विच इज P गैस, वो हर समय एक दूसरे के बराबर है। ऑब्वियसली प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसमें डिफरेंस तो रहेगा बट द डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, इतना कम कि हम लोग को हर समय क्या लगेगा कि बाहर से लगने वाला प्रेशर और अंदर से लगने वाला प्रेशर एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि कितना डिफरेंस हो रहा है बाबू प्रेशर में, तो आप एक बालू का दाना अगर हटा रहे हो तो बाहर से डीपी प्रेशर कम हो रहा है एंड वेयर दैट वैल्यू दैट चेंज इन प्रेशर इज नेग्लिजिबल। तो इसलिए यहां पे आप देखें रिवर्सिबल प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। क्यों? एक दाना बालू का हटाए, पिस्टन इतना हल्का सा ऊपर जाएगा कि आपको तो विजिबल आई से दिखेगा ही नहीं कि कुछ चेंज भी हुआ है। फिर आप एक दाना बालू का और हटाए, फिर हल्का सा ऊपर गया। इस तरीके से आप एक एक दाना बालू का हटाते जाओगे तो ये वाला पिस्टन जितना धीरे हो सके उतना धीरे आपको ऊपर लेकर के जाना है। तो कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि पिस्टन यहां से इस पॉइंट पे पहुंच गया है, बट वो पहुंचने का जो प्रोसेस होगा वो इतना स्लो होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स लाइक ग्रोइंग अप ऑफ अ चाइल्ड, है ना, बच्चा हर दिन बड़ा हो रहा है बट आपको 2 कंसेक्यूटिव डे में वो डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट आप 1 साल के ड्यूरेशन में देखोगे तो आपको हाइट में ठीक ठाक डिफरेंस दिखेगा बच्चे का। तो वेरी स्लो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है दैट बाहर से जो प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर और गैस जो प्रेशर लगा रहा है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, वेयर एज इरिवर्सिबल प्रोसेस में बाबू ये जो बालू है ना, ये बालू ओवरऑल एक ब्लॉक बन गया है, यानी कि प्रेशर उतना ही लग रहा है बट वो प्रेशर लगाने वाला बालू नहीं, खूब सारा पार्टिकल नहीं, बट एक ब्लॉक है। तो जैसे इस ब्लॉक को आप हटाएंगे ये पिस्टन अचानक से ऊपर जाएगा, है ना, और जिस समय वो ऊपर जा रहा होगा उस समय बाहर से लगने वाला प्रेशर और अंदर से लगने वाला प्रेशर एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी नहीं होगा, बिकॉज ये ब्लॉक का जो मास है ये नेग्लिजिबल नहीं है, ये ठीक ठाक मास है। तो जैसे ही उस ब्लॉक को आप हटाए द डिफरेंस इन द टू प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर एंड गैसियस प्रेशर will be a huge difference। यानी कि यहां पे आप देख रहे हैं P gas is not equal to P external and the process is very fast। यानी कि आप जैसे ब्लॉक को हटाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे पिस्टन ऐसे चला गया बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो इसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पे 2 डिफरेंस तो हम लिखे हैं जो कि यहां पे क्लियरली दिख रहा है। एक और डिफरेंस होता है दोनों में, वो डिफरेंस ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड होता है वो इरिवर्सिबल वाले से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस का ओवरऑल एफिशिएंसी इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है, नुकसान इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है, हीट का जो नुकसान होता है वो ज्यादा होता है इरिवर्सिबल में। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को आगे मिल जाएगा, बट अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन दैट इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किसको बोलते हैं। और दोनों ही प्रोसेसेस में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, और अगर वर्क डन कैलकुलेट हो गया तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहला जो हम लोग प्रोसेस देखने वाले आइसोथर्मल में दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस तो आइसोथर्मल चल ही रहा है
बट रिवर्सिबल भी है इस बार, ठीक है। तो हम लोग को इसमें वर्क डन निकालना है। ध्यान रखना है कि ये चीज जो है डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 और डेल्टा एच इक्वल्स टू 0, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए कॉमन है। हम लोग को वर्क और हीट में ही इंटरेस्ट है सिर्फ। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को अभी तक, माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, यही फॉर्मूला था वर्क डन का। अब क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर और गैसियस प्रेशर एक दूसरे के लगभग बराबर होता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हम गैसियस प्रेशर लिख दिए, यहां पे देख रहे हैं पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस लिख दिए। हम लोग सारा डेरिवेशन आइडियल गैस को मानकर करेंगे, ठीक है। ऑल द गैसेस विल बी कंसिडर्ड आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हैं। तो पी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी गैस के जगह एनआरटी डिवाइड बाय वी, ठीक है। एनआरटी को बाहर निकाल दिए और यहां पे वी का टर्म है, ऊपर डीवी है, तो डीवी बाई वी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी1 टू वी2, जिसका इंटीग्रेशन करके आया ln v2 बाई v1, ठीक है। ln को लॉग में कन्वर्ट किए तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए। दिस इज द इक्वेशन दैट यू विल रिमेंबर, इससे न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मुला याद कर लो, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log v2 बाई v1, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसको एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे रेशियो ऑफ वॉल्यूम है तो रेशियो ऑफ प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लोग याद होगा बॉयल्स लॉ गैस स्टेट का कि जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है तो P1 V1 और P2 V2 बराबर होता है, ठीक है। तो V2 बाई V1 का रेशियो इज इक्वल टू P1 बाई P2 का रेशियो, इस यहां से आ गया है। और V2 बाई V1 की जगह हम P1 बाई P2 जब पुट किए तो यही वाला इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, सिर्फ V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 हो गया बिकॉज ऑफ बॉयल्स लॉ। तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर प्रेशर दोनों स्टेट का दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, दोनों स्टेट का अगर वॉल्यूम दिया होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। और Q का वैल्यू माइनस W होता है आइसोथर्मल के लिए, ये यहां पे डिराइव हुआ है। तो अगर वर्क डन आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाल दिए हैं तो उसमें सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल के लिए सब कुछ निकल गया, डेल्टा यू डेल्टा एच 0 है, W का वैल्यू यहां से निकल चुका है और Q इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है। अब इसका जो कर्व होता है वाई एक्सिस में आप देखिए, पी एक्सटर्नल लिखो या पी गैस लिखो, पीवी कर्व बना रहे हैं क्योंकि पी एक्सटर्नल और पी गैस एक दूसरे के बराबर है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो वाई एक्सिस में पी एक्सटर्नल या पी गैस, एक्स में वी, और ये कर्व बनता है प्रॉपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आप लोगों को गैसियस स्टेट का अगर बॉयल्स लॉ याद होगा तो आप लोगों को होगा ध्यान में कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो कर्व हम लोग बनाते हैं अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का, द कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज इनिशियल स्टेट विच इज P1 into V1, P1 and V1 स्टेट, एंड दिस फाइनल स्टेट P2 V2। अगर कर्व का एरो ऐसा है मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर उल्टा एरो रहता तो कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता। एक्सपेंशन वाले केस में वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड आप यहां से नहीं, ये वाला वर्क डन जो निकलेगा तो ओवरऑल निकलेगा। अब खुद देखो ना, अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब कि V2 का वैल्यू V1 से बड़ा है ना, तो ये वाला वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो गया, और यहां पे माइनस साइन है तो ओवरऑल वर्क डन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे दैट विल टेक केयर ऑफ वेदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। अगर एक्सपेंशन हुआ तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा वो, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला को यूज करके आप क्यू निकाल लेंगे, कर्व भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑब्वियसली रिवर्सिबल हो गया, अब बारी किसका, इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल में क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो समझो, यहां पे गैस प्रेजेंट है, उसका प्रेशर और वॉल्यूम यहां पे दिया हुआ है P1 एंड V1, और ऑब्वियसली ये पिस्टन यहां पे लगा हुआ है और बाहर एक ब्लॉक रखा हुआ है, पिस्टन इज स्टेशनरी, एंड बिकॉज द पिस्टन इज स्टेशनरी तो बाहर का भी जो प्रेशर है वो भी P1 होगा। ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब एक दूसरे के बराबर होगा तभी पिस्टन स्टेशनरी हो सकता है, अदरवाइज अगर दोनों में प्रेशर में डिफरेंस हुआ तो पिस्टन मूव करेगा, ठीक है। तो अभी बाहर का भी प्रेशर क्या है P1, अंदर का ये प्रेशर है P1, अंदर का वॉल्यूम है V1, गैस प्रेजेंट है। अचानक से हम इस ब्लॉक को रिमूव कर दिए, रिमूव्ड। जैसे इस ब्लॉक को हम रिमूव किए, बाहर का प्रेशर P1 से गिर के हो गया P2। देखो यहां पे एरो में लिख दिया हम, P external changes initially the value of P external was P1, it changes from P1 to P2, ठीक है। ऑब्वियसली P2 छोटा वैल्यू होगा बिकॉज आप बाहर से ब्लॉक को हटाए हैं। तो जैसे ये P1 से P2 हुआ, अब अंदर का जो प्रेशर है वो तो बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो ये पिस्टन एकदम एब्रप्टली स्टीपली ऐसे ऊपर जाएगा।
देखो ऊपर चला गया। जब वो ऊपर गया और बाहर का प्रेशर कहां से कहां डिप किया था, P1 इनिशियली था, ब्लॉक हटाए तो P2 हो गया था। तो ये पिस्टन कब जाकर के रुकेगा बाहर, जब ये पिस्टन रुक चुका होगा तो ऑब्वियसली बाहर का भी प्रेशर क्या हो चुका होगा, P2। बाहर का प्रेशर तो P2 था ही, अंदर का जो प्रेशर है वो अगर P2 हो गया P1 से तो फिर ये पिस्टन रुक गया। ये क्लैरिटी चाहिए। जैसे ही ब्लॉक को हम हटाए बाहर का प्रेशर हो गया P1 से P2, यहां लिखा P1 से P2, तो ये पिस्टन ऊपर गया। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक अंदर का प्रेशर भी बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, P2। तो ये है इनिशियल स्टेट गैस का P1 V1 और ये है फाइनल स्टेट P2 V2। ठीक है, अब यहां पे हम वर्क डन निकाल रहे हैं, प्रोसेस आप लोगों को क्लियर होगा पूरा। वर्क डन में फिर से माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। अब एक बात समझना है, जब ये एक्सपेंशन हो रहा था उस समय तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट था, इनिशियली पी एक्सटर्नल P1 था, लेकिन उस समय तो एक्सपेंशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। जैसे ये ब्लॉक हटा, ब्लॉक हटने के बाद तो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ये ब्लॉक हटा बाहर का प्रेशर कितना हो गया, P2। बाहर का प्रेशर कितना हो गया, P2, और उसी P2 कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे थ्रू आउट एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू P2। तो इसको हम P एक्सटर्नल को बाहर निकाल दिए तो ये क्या बन गया, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, एंड दिस P एक्सटर्नल इज नथिंग बट P2 विच इज फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि इस पूरे डेरिवेशन में वर्क डन के वैल्यू में इनिशियल प्रेशर जो गैस का है इसका कोई रोल नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज माइनस P2 डेल्टा V, डेल्टा V इज अगेन V2 माइनस V1, एंड दिस P2 इज फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ये P2 क्या है, तो गैस का फाइनल प्रेशर है, डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। आप ये इसका कर्व भी अगर देखोगे तो यहां पे y एक्सिस में यू कांट राइट P गैस, बिकॉज इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर और गैसियस प्रेशर बराबर नहीं दूसरे के, इरिवर्सिबल है। तो आप यहां पे लिखेंगे P एक्सटर्नल, यहां पे वॉल्यूम। शुरुआत में ये P1 था, ये P1 था शुरू में, लेकिन एक्सपेंशन जैसे ही ब्लॉक को हम हटाए बाहर का प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, और तब तक एक्सपेंशन शुरू नहीं हुआ है तो वॉल्यूम उतना ही है और प्रेशर P1 से P2 हो गया। देखिए प्रेशर P1 से P2 हो गया विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और फिर जब बाहर का प्रेशर P2 हो गया तो उस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे पूरा एक्सपेंशन हुआ है। तो देखिए इस P2 प्रेशर पे पूरा एक्सपेंशन V1 से लेकर के V2 हुआ है। तो ये कर्व क्लियर होना चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 to P2 विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, एंड वंस द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स P2 एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और ये निकल करके आया। तो इसका जो एरिया अंडर कर्व निकलेगा, ऑब्वियसली वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पीवी कर्व का एरिया अंडर कर्व, वो ये वाला पार्ट तो एरिया अंडर कर्व 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये होगा पार्ट, दिस इज द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व जो कि वर्क डन का मैग्नीट्यूड है। और ये देखो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो गया, डेल्टा भी दिख रहा होगा, V1 V2 माइनस V1 इज लेंथ, एंड दिस हाइट, दिस ब्रेथ इज P2। तो देखो P2 इंटू डेल्टा V, माइनस साइन क्यों आया है तो आप लोगों को पता ही है, वर्क डन के आगे माइनस लगाते हैं हम लोग, कन्वेंशन है, बट अदरवाइज दिस इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आई कैन क्लियरली सी वन थिंग कि आप जब रिवर्सिबल का कर्व बनाए हैं तो वो कर्व ऐसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जब इरिवर्सिबल कर्व बनाए तो वो कर्व ऐसा निकल के आया। मतलब इसी कर्व में अगर आप मेरे को बोलो कि सर रिवर्सिबल वाले का फोटो ड्रॉ कर दो इसी में, तो यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। अगर रिवर्सिबल होता कर्व तो कर्व ऐसा जाता, और इरिवर्सिबल में कर्व गया है ये ग्रीन वाला। ठीक है, आपको खुद दिख रहा है कि ये रिवर्सिबल वाला जो प्रोसेस है इसमें एरिया अंडर कर्व ज्यादा होता, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा होता ना। ये लाल वाला जो पार्ट है, लाल वाला कर्व, ये है रिवर्सिबल के लिए, और ये ग्रीन वाला जो है वो है इरिवर्सिबल का। तो इरिवर्सिबल का एरिया अंडर कर्व तो ये शेडेड पार्ट है, और रिवर्सिबल वाले का एरिया अंडर कर्व ये पूरा शेडेड पार्ट होता। तो आपको दिख रहा है कि रिवर्सिबल वाले का एरिया अंडर कर्व ज्यादा होता। तो थोड़ी देर पहले जो बात आप लोग को हम बोले थे कि रिवर्सिबल वाले में वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, वो यहां ग्राफिकली प्रूव भी हो गया। आप अगर किसी न्यूमेरिकल में इसको पुट करेंगे फॉर्मूला लगा करके, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला, तो वहां से न्यूमेरिकली भी प्रूव हो जाएगा। तो यहां हम लिख दिए हैं, देखिए, mod of work done in reversible process is greater than mod of work done in irreversible process. ठीक है, I guess this is clear till now. Now a bit of concept about multi-step irreversible process.
मल्टी स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे यहां पे हम लोग क्या किए थे, इस ब्लॉक को एक बार में हटाए और ये पिस्टन यहां से यहां हो गया, इट्स कॉल्ड सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम लोग इसी ब्लॉक को आधा आधा तोड़ देते और एक बार वन हाफ हटाते, वो एक्सपेंशन कर जाता, फिर अगला वाला हाफ हटाते और बचा हुआ एक्सपेंशन करता, तो कैसा सीन दिखता। जैसे अगर सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल है तो ऐसा हुआ, टू स्टेप इरिवर्सिबल में ऐसा और ऐसा होगा, है ना। मतलब एक बार आप आधा ब्लॉक हटाए तो बीच में रुका, फिर एक आधा ब्लॉक हटाए तो फिर ऐसे रुक गया। अल्टीमेटली इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, बट दो बार में वो चीज हुआ है, इसको बोलते हैं टू स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वैसा में जो कर्व है, ये जो ग्रीन वाला कर्व वन स्टेप में बना था, एक सीढ़ी बना था, यहां पे दो सीढ़ी बन जाएगा। दिख रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इनिशियल पॉइंट। ये यहां पे पहला हाफ जब ब्लॉक का हटाए तो यहां तक पहुंचा, और फिर जब दूसरा हाफ हटाए ब्लॉक का तो यहां तक पहुंचा। दिख रहा है, दूसरा हाफ जब हटाए हम लोग ब्लॉक का, तब इस जगह पे पहुंचा। तो ये इस तरह का कर्व बन करके निकला टू स्टेप। जितना नंबर ऑफ स्टेप्स होगा उतना सीढ़ी बढ़ता जाएगा। यहां दो सीढ़ी बना है, सिंगल स्टेप में एक सीढ़ी बना था, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको और तोड़ दो, 4 स्टेप कर दो, तो 4 स्टेप करोगे तो कैसा फोटो बनेगा, ऐसा फोटो बन जाएगा, है ना, 4 सीढ़ी बन जाएगा। और तोड़ दो, और नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ता जाएगा। तोड़ते 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 इसको बालू बना दो। तो जब तोड़ते तोड़ते इसको बालू बनाओगे तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होगा वो स्मूथ कर्व बन जाएगा, ऐसा जो रिवर्सिबल प्रोसेस का होगा। तो देखो यहां लिखा हुआ है, एज नंबर ऑफ स्टेप्स टेंड्स टू इनफाइनाइट इंफिनिटी, इरिवर्सिबल प्रोसेस टेंड्स टुवर्ड्स रिवर्सिबिलिटी, यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब तो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट आ गया। वी आर डन विथ फर्स्ट लॉ, पूरा कंप्लीट हो गया, सारा प्रोसेस का हम लोग बात कर लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है। आइसोकोरिक वाले में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है, ठीक है। आइसोबारिक वाले में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन में P का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, बाहर निकल जाता है, सारा कुछ डेरिवेशन हो गया था। आइसोथर्मल हम लोग पढ़े, रिवर्सिबल में भी पढ़ ली, इरिवर्सिबल में पढ़ ली। दिस वाज थ्रू आउट ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ के पहले थोड़ा सा बात करते हैं इंट्रोपी और स्पॉन्टिनिटी का। इंट्रोपी होता क्या है, सी एक फिगर यहां पर बना हुआ है, इसमें एक बॉक्स है जिसके बीच में आपको दिख रहा है कि एक वॉल है, एक दीवार है, एक सेपरेशन है, दोनों पार्ट में एक सेपरेशन है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर सेपरेशन, इम्परमिबल जैसा। उसमें एक तरफ व्हाइट कलर का गैस है और एक तरफ ग्रीन कलर का गैस है। ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अगर आपको बोला जाए कि ये व्हाइट कलर का जो गैस है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, दिस इंटरेक्शन लाइक व्हाइट व्हाइट इंटरेक्शन, और इस तरफ ग्रीन ग्रीन इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप जैसे इस सेपरेशन को हटाए, इस वॉल को हटाए, ऐसा सीन बन गया, यानी गैसेस पूरा मिक्स कर गया, जिसके वजह से अब क्या चक्कर है, अब नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बढ़ गया। यहां व्हाइट व्हाइट इंटरेक्शन भी है, ग्रीन ग्रीन इंटरेक्शन भी है, और व्हाइट ग्रीन इंटरेक्शन भी है, ठीक है। सो बेसिकली इट बिकम्स मोर रैंडम एंड दिस वन इज लेस रैंडम। नो व्हाट इज लेस रैंडम, व्हाट इज मोर रैंडम, इट्स बेसिकली कि आप यहां पे आपका जो भी नॉलेज है वो बड़ा फिक्स्ड नॉलेज है, कि आपको पता है कि इस तरफ से अगर कोई गैस निकालेंगे तो व्हाइट निकलेगा, आपको पता है इस तरफ से कोई गैस निकालेंगे तो ग्रीन निकलेगा, बिकॉज थिंग्स आर इन पैटर्न, ठीक है। यहां पर क्या है कि आप रैंडमली कोई भी गैस अगर निकालते हैं, इट कैन बी व्हाइट और ग्रीन किसी भी पार्ट से, तो बेसिकली आपका जो नॉलेज है उसका प्रिसीजन कम हो गया क्योंकि पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। इसको बोलते हैं, इसमें रैंडमनेस इंक्रीज कर गया, रैंडमनेस हैज बीन इंक्रीज्ड। इसमें एक और एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में, किसी क्लास में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और इस तरीके से बांटा हुआ है कि सेक्शन ए में सारे बॉयज और सेक्शन बी में सारी गर्ल्स बैठेंगी, ठीक है। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर बॉय, तो आप सिर्फ सेक्शन ए में जाएंगे, तो आपको आपका जो ट्रायल है वो कम हो गया, दैट इज कॉल्ड लेस रैंडम, ठीक है। आपका जो आपको जहां पर ढूंढना है वो फिक्स्ड है, एक जगह है, तो वहां पे रैंडमनेस कम है, वहां पे फिक्स्ड ज्यादा है कोई चीज।
जब कोई चीज फिक्स्ड ज्यादा होता है तो कम रैंडम होता है, तो वहां पे रैंडमनेस कम है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों सेक्शन में कोएड है, दोनों सेक्शन में बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, तो इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनी बॉय देन यू हैव टू सर्च बोथ द सेक्शंस, तो वहां पे रैंडमनेस ज्यादा है क्योंकि वो पैटर्न फिक्स्ड कम है। तो जहां पर प्रिसीजन कम होता है, फिक्स्ड कम होता है, वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये लेस रैंडम है और ये वाला ज्यादा रैंडम है। इंट्रोपी जो होता है, दिस इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। मेजरमेंट ऑफ रैंडम एक क्वालिटेटिव वैल्यू के बारे की तरह इसको सोचो कि अगर किसी भी चीज में अगर ये लेस रैंडम है, ये मोर रैंडम है, तो इसका इंट्रोपी ज्यादा होगा, इसका इंट्रोपी कम होगा, विच मीन्स दिस सिचुएशन विल बी हैविंग लेस इंट्रोपी और इस सिचुएशन का इंट्रोपी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर एक सेक्शन में सिर्फ बॉयज हैं और एक सेक्शन में सिर्फ गर्ल्स हैं, तो उस तरह के सिस्टम का इंट्रोपी कम होगा। लेकिन अगर दोनों सेक्शन कोएड है, दोनों में बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, तो उस तरह के सिस्टम का इंट्रोपी ज्यादा होगा, क्योंकि वैसे सिस्टम का रैंडमनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, जहां पर रैंडमनेस कम था। तो जब भी मिक्सिंग होता है तो रैंडमनेस बढ़ता है। यहां पर क्या हुआ है, गैसेस का मिक्सिंग हुआ है तो रैंडमनेस बढ़ा है। वहां पर क्या हुआ, अपोजिट जेंडर का मिक्सिंग हुआ है तो वहां पर भी रैंडमनेस इंक्रीज किया है। ठीक है, आई गेस रैंडमनेस का एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आप लोग को मिल रहा है कि रैंडमनेस जब बढ़ेगा तो इंट्रोपी का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं हम। देखिए, जैसे इंट्रोपी का सिंबल एस होता है, कैपिटल एस। सॉलिड्स का इंट्रोपी कम होता है, लिक्विड्स का इंट्रोपी उससे ज्यादा होता है और गैस का इंट्रोपी उससे ज्यादा होता है। कैसे समझेंगे इसको? सॉलिड्स वाले केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका शेप और साइज दोनों फिक्स्ड है ना। इसका जो साइज है, वॉल्यूम है, वो भी फिक्स्ड है और जिस आकार का ये है, जो इसका शेप है, वो भी फिक्स्ड है। तो हम क्या बोले, जितना ज्यादा चीजें फिक्स्ड होती जाएंगी वैसे वैसा रैंडमनेस कम होगा। अब जब फिक्स्ड कम होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। लिक्विड्स वाले केस में क्या होता है, इसका साइज तो फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं है। शेप क्या होता है, किसी भी बर्तन में आप रखोगे तो उस बर्तन का शेप ले लेगा लिक्विड। तो इस केस में रैंडमनेस सॉलिड से ज्यादा है बिकॉज एक ही चीज फिक्स्ड है, एक चीज फिक्स्ड नहीं है। और गैस वाले केस में क्या होता है, साइज भी फिक्स्ड नहीं है, शेप भी फिक्स्ड नहीं है, तो इसमें रैंडमनेस और ज्यादा हो जाता है बिकॉज कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। देन एक और एग्जांपल यहां पे देखो, इंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग डिसोसिएशन। जब भी कोई चीज डिसोशिएट करता है, डिसोशिएट करने का मतलब क्या है, टूटता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, तीन पार्ट में डिवाइड करता है, तो वैसे केस में भी इंट्रोपी बढ़ता है बिकॉज रैंडमनेस इंक्रीज करता है। टेल वन एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल देखते हैं। सी, ये जो पेन है ये दो पार्ट है, इसमें ऐसे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ठीक है, जब तक ये दोनों एक में फिक्स था तब तक आप ये पेन का बॉडी हो गया, ये पेन का ऐसे कैप है। ठीक है, तो आप अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो बॉडी और कैप दोनों लेफ्ट जाएगा, आपको अगर राइट जाना है तो दोनों राइट जाएगा, ऊपर जाना है दोनों ऊपर जाएगा, नीचे जाना है दोनों नीचे आएगा। तो देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस इन विच दिस बॉडी एंड दिस कैप कैन मूव, बट दे हैव टू मूव टुगेदर। अब इस पेन को हम डिसोशिएट कर दिए, तोड़ दिए दो चीज में। अब आप सोचो, नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट ये बढ़ गया। अब ये दोनों लेफ्ट भी जा सकता है, ये दोनों राइट भी आ सकता है, तो जो मूवमेंट का पॉसिबिलिटी वहां पर था वो तो है ही, साथ में ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। यानी कि ये लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ मूवमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो फिक्स्ड कम हुआ ना। अब मेरे को नंबर ऑफ मूवमेंट्स लिखना है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जाएगा तो रैंडमनेस विल इंक्रीज। ठीक है, तो यही बात है कि डिसोसिएशन जब होता है तो उस समय इंट्रोपी बढ़ता है बिकॉज रैंडमनेस बढ़ता है। जैसे इस केस में देखो, N2O4 gives 2NO2, दिस इज डिसोसिएशन। हाउ विल यू फाइंड अ डिसोसिएशन रिएक्शन? तो रिएक्टेंट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको देखो और प्रोडक्ट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको देखो। प्रोडक्ट का ओवरऑल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डिसोसिएशन। तो ये डिसोसिएशन हुआ है जिसमें कि आपको दिख रहा है डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हम लिखे हैं। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 का मतलब इंट्रोपी बढ़ा है ना, बिकॉज रैंडमनेस बढ़ा है, इट इज डिसोसिएशन। यहां पे आप देखिए, ये रिएक्शन डिसोसिएशन का उल्टा है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन।
यहां पे N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो कुल मिलाकर के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया रिएक्टेंट का 4 और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। तो रिएक्टेंट का 4, प्रोडक्ट का 2, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, तो वैसे केस में एंट्रोपी का वैल्यू देखो घटा है बिकॉज एसोसिएशन है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे किसी भी रिएक्शन को देख करके कि वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन है? तो आप रिएक्टेंट का ओवरऑल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम निकाल लो और प्रोडक्ट का ओवरऑल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम निकाल लो। अगर प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम से कम है तो वो एसोसिएशन है, जुड़ा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम से ज्यादा है तो फिर वो डिसोसिएशन है, वहां पे वो टूट करके ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाए। जब डिसोसिएशन रिएक्शन होता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, जब एसोसिएशन होता है तो एंट्रोपी घटता है, प्रोवाइडेड द कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज। अगर फेज अलग होगा तो फिर सिर्फ डिसोसिएशन एसोसिएशन देखने से नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड, लिक्विड और गैस का भी एंट्रोपी अलग अलग होता है। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन आप कब देखेंगे एंट्रोपी कंपैरिजन में? जिस समय सारे कंपोनेंट्स का फेज सेम है। ठीक है, नहीं तो फेज अगर अलग हो तो पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, फेज चेंज को। सॉलिड, लिक्विड, गैस में गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, और दूसरा पॉइंट है डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला पॉइंट। यहां पर देखिए H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हुआ, एंट्रोपी बढ़ेगा ऑब्वियसली, लिक्विड से गैस गया तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। यहां पर भी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, दिस रिएक्शन इज वेपोराइजेशन, दिस रिएक्शन इज मेल्टिंग, फ्यूजन, एंड दिस रिएक्शन इज वेपोराइजेशन। दोनों में एंट्रोपी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। आई गेस एंट्रोपी समझ में आप लोग को आ गया हो क्या है, एंट्रोपी का सिंबल भी है, और हाँ, रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहां थोड़ा हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेशंस वगैरह देखेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम लोग देख लिए। सी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी का सम होता है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम के एंट्रोपी का चेंज, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये तो थोड़ा ऑब्वियस भी है। ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है कि डेल्टा एस सिस्टम जो होता है इट इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, हीट ट्रांसफर इन द रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइड बाय टेम्परेचर। ब्रैकेट में लिखा है फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तब तो उस प्रोसेस का जो भी हीट ट्रांसफर है उसको आप यहां पे पुट कर दो, इक्वेशन डन। लेकिन अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल है तो उसके हीट ट्रांसफर को यहां नहीं पुट कर सकते, बिकॉज ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां पे क्यू रिवर्सिबल लिखा हुआ है। तो आपको यह सोचना है कि वो इररिवर्सिबल प्रोसेस का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रखते हुए अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होता तो क्यू का वैल्यू कितना होता, उस क्यू को यहां रखना है। क्लियर है? इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, स्ट्रेट अवे पुट दैट क्यू इन हियर टू गेट entropy change of the system. But if the process is irreversible, then in that case उसका Q को डायरेक्टली यहां नहीं लग सकते। आपको देखना पड़ेगा कि उसके जगह अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होता तो Q का जो वैल्यू होता उसको आप यहां पुट करेंगे। This means that for both reversible and irreversible process, the value of Q will be same, which is Q reversible, and hence this delta S system will give you the same value for both reversible and irreversible. मतलब initial state, final state same रखते हुए whatever be the process, whether it is reversible or irreversible, delta S system will give you the same value, which means entropy of system is a state function. Clarity चाहिए यहां पे, entropy of system state function इसलिए because reversible हो चाहे irreversible process, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डेल्टा एस का वैल्यू चेंज करेगा नहीं। और हम लोग को पता है चेंज इन स्टेट फंक्शन फॉर इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम विल बी इक्वल, वहां पे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एस सराउंडिंग जो है ये बदल जाता है प्रोसेस के साथ, जैसे यहां पे आप देखो दिख रहा है डेल्टा एस सराउंडिंग रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो फॉर्मूला में आप लिखेंगे क्यू रिवर्सिबल बाय टी। देखो माइनस तो लिखना बनता है क्योंकि अगर हीट सिस्टम से निकलेगा तो सराउंडिंग के पास जाएगा, तो सिस्टम का जो लॉस है वो सराउंडिंग का गेन है, सिस्टम का जो गेन है वो सराउंडिंग का लॉस है। तो जो भी हीट का वैल्यू यहां पर रहेगा, मतलब सिस्टम का हीट रहेगा, वो सराउंडिंग का माइनस लिखना पड़ेगा आप लोग को, क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, तो ये माइनस तो उसकी वजह से,
लेकिन सराउंडिंग के केस में आप देखो, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो यहां पे आप लिखेंगे क्यू रिवर्सिबल बाई टी, मतलब माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो राइट माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। फंडा क्लियर होना चाहिए। सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो फिक्स्ड है, बट सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, विच मींस कि सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। सिस्टम का एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, बट सराउंडिंग का एंट्रोपी इज नॉट स्टेट फंक्शन। एंड बिकॉज यूनिवर्स मींस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो यूनिवर्स इज आल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन। अरे ये भी स्टेट फंक्शन नहीं तो ये भी स्टेट फंक्शन नहीं, तो यहां लिख भी तो दिया कि एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आर नॉट स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्लैरिटी होना चाहिए पूरे इक्वेशन में। इसको तो जरा सा हम जनरलाइज कर दे रहे हैं कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी। प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, फॉर्मूला रिमेन सेम। अब क्योंकि प्रोसेस में बदलाव होने के बाद भी चेंज इन एंट्रोपी रिमेन सेम ऑफ द सिस्टम ऑब्वियसली, सो सिस्टम का एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। लेकिन सराउंडिंग वाले केस में क्या हो रहा है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो फॉर्मूला बिकम्स माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। तो आप देख रहे हैं ना, प्रोसेस चेंज हुआ तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी बदल गया। तो ऑब्वियसली एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी स्टेट फंक्शन नहीं है। फिर यहां देखिए, अब जब प्रोसेस रिवर्सिबल है, ओवरऑल रिवर्सिबल, तो ध्यान दो, डेल्टा एस सिस्टम विल बी क्यू रिवर्सिबल बाय टी एंड डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो डेल्टा एस यूनिवर्स विच इज सम ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी जीरो। अरे दिस प्लस दिस विल बी जीरो, कट गया पूरा। तो यहां पे दिख रहा है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी, सिस्टम का तो यही रहेगा वैल्यू, लेकिन सराउंडिंग का वैल्यू तो ये वाला हो जाएगा। अब तो उस वैल्यू को यहां पे पुट किए तो इक्वेशन केम आउट टू बी क्यू रिवर्सिबल बाय टी बाय माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। तो आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होता है इरिवर्सिबल से, तो क्यू रिवर्सिबल का वैल्यू हमेशा क्यू इरिवर्सिबल से तो ज्यादा ही रहेगा। जैसे वर्क डन का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा रहता है, वैसे ही हीट का जो ट्रांसफर है वो भी रिवर्सिबल में हमेशा इरिवर्सिबल से ज्यादा रहेगा। सो दिस ओवरऑल टर्म विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। So for a reversible process, delta S universe equals to zero. For irreversible process, delta S universe greater than zero, यानी कि entropy of the universe will increase, and this gives you the second law of thermodynamics, the same statement that I just said. For a reversible process, entropy of the universe does not change, but for an irreversible process, which is spontaneous process, यहाँ पे एक नया टर्म आया है कि जो irreversible process होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, that process is called spontaneous process. Entropy of the universe increases, delta S is positive. ठीक है, so for a spontaneous process, irreversible process का दूसरा नाम है spontaneous process। कि एक spontaneous process में delta S universe is delta S system plus delta S surrounding greater than zero. Now, this delta S surrounding can be written as, minus Q by T. Process reversible है तो Q reversible, प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो क्यू इरिवर्सिबल, दिस इज माइनस क्यू बाई टी। ठीक है, एंड इस केस के लिए क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो गया डेल्टा एच सिस्टम। हीट ट्रांसफर सिस्टम का जो हो रहा है वही डेल्टा एच का वैल्यू है, उसको यहां पुट कर दिए। और क्योंकि ये सिस्टम का इसलिए माइनस लगाए, फंडा क्लियर रखना है। ये जो सराउंडिंग का बात है ना, तो सराउंडिंग का हीट इज नेगेटिव ऑफ सिस्टम का हीट, तो यहां माइनस ला के डेल्टा सराउंडिंग इज डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाय टी। जो भी इसका हीट ट्रांसफर है वो सिस्टम का एंथैल्पी चेंज है, बट माइनस लिखा है बिकॉज सराउंडिंग में जो भी फायदा है वो सिस्टम का नुकसान है, सराउंडिंग का जो भी नुकसान है वो सिस्टम का फायदा है। ये आ गया। अब क्योंकि यहां भी सिस्टम है यहां भी सिस्टम है, तो वी कैन ओमिट दिस सिस्टम पार्ट, सिर्फ डेल्टा एच को रखेंगे एंड बाय डिफॉल्ट विल अज्यूम कि वो बाय सिस्टम ही है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे यहां पे, देखिए टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए ये निकल के आया, टी को राइट साइड भेज दिया, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो। और ये जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, इसको नया नाम मिला है डेल्टा जी, विच इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। सो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये होता है। ठीक है, तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, दिस डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इसको याद कर लो। दो चीज याद करना है, एक तो डेल्टा जी का फॉर्मूला ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
एंड डेल्टा जी इज लेस देन 0 फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां पे एक एड ऑन इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये इंथॉल्पी हो, इंट्रोपी हो या गिब्स फ्री एनर्जी, तीनों का तीनों स्टेट फंक्शन है, ठीक है। यानी कि एक साइक्लिकल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच भी 0 है, डेल्टा एस भी 0 है, डेल्टा जी भी 0 है, ठीक है। तीनों एच एस एंड जी बोथ ऑल आर स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ है, डेल्टा एच विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। यहां पे एक केस है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव ये नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो गौर से देखो, अगर ऐसा हो गया तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों बाबू, ये तो नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहां एक माइनस साइन है, तो ओवरऑल वैल्यू तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव, ये पूरा टर्म भी नेगेटिव। इस पूरे को एक साथ देखना है, एक ये देखना है डेल्टा एच आपको हर केस में, और एक ना आपको ये पूरा देखना है माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच नेगेटिव तो ये टर्म नेगेटिव, और डेल्टा एस पॉजिटिव तो डेल्टा एस पॉजिटिव तो यह माइनस है तो ये भी नेगेटिव। तो जब ओवरऑल नेगेटिव दिख रहा है, दिस माइनस दिस, ये ओवरऑल वैल्यू हो गया, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर। यहां माइनस साइन, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। एट ऑल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। दूसरा कंडीशन है डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी कि ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव, और डेल्टा एस नेगेटिव, यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब यहां माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा एच जी पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इस कंडीशन में प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, और इस कंडीशन में प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। एक तीसरा कंडीशन लिखे यहां पे कि डेल्टा एच तो पॉजिटिव है बट डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, सॉरी ये डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो यहां तो माइनस है। अब तो फंस गया, एक टर्म पॉजिटिव है और ये वाला पूरा टर्म नेगेटिव हो गया, बिकॉज डेल्टा एस पॉजिटिव है, यहां माइनस साइन है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, नेगेटिव। तो वैसे केस में प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, यहां माइनस साइन है तो ये वाला टर्म टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए, तो टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच एंड टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, ठीक है। जब आपको जो केसेस दिखा रहे हैं उसमें यह समझना है कि देयर आर टू केसेस वेयर यू डोंट हैव टू चेक द टेम्परेचर वैल्यू फॉर स्पॉन्टेनिटी। अगर ये कंडीशन हुआ तो सारे तापमान में स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ये कंडीशन हुआ तो सारे तापमान में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बट अगर ये कंडीशन हो रहा है, ये इसका उल्टा है, एक केस 4 भी जो आपके लिए छोड़ा हुआ है, केस 4 है ये चौथा कंडीशन, जब आप डेल्टा एच को कर देंगे नेगेटिव और डेल्टा एस को भी कर देंगे नेगेटिव। ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस में टेम्परेचर का रोल आ जाएगा स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, क्योंकि इस बार क्या है कि डेल्टा एच का वैल्यू इस कंडीशन में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है और माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है। तो ओवरऑल नेगेटिव होने के लिए इसका मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। वही लिखे, टेम्परेचर कंडीशन आ गया। और इस कंडीशन में डेल्टा एच अगर नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो डेल्टा एस नेगेटिव होने की वजह से ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव है, तो इस बार इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो उस केस में टेम्परेचर का वैल्यू जो निकल करके आएगा वो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बस कुछ नहीं, यहां पे लेस देन का साइन निकल के आएगा। आई गेस इतना समझ में आया कि वो वाला केस जो है उसका टेम्परेचर कंडीशन आप आसानी से निकाल लोगे। इस केस के लिए दिस इज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनिटी। इस केस के लिए टेम्परेचर शुड बी लेस देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। ये हो गया सारा केसेस कि किस किस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग को याद है, सो देयर इज वन इक्वेशन फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम रिटन ओवर हियर। हम इसलिए लिखे बिकॉज एनसीईआरटी मेंशन्ड है, इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ सकता है, व्हिच कम्स अंडर थर्मोडायनामिक्स पार्ट एज वेल, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln Q। ये इक्वेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम से निकल करके आया है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। Now what is under standard condition? When concentration of all the solution is 1 m, 1 molar, molarity is 1, and partial pressure of all the gases is 1 bar. ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। उस समय जो डेल्टा जी का वैल्यू निकलेगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln Q। दिस Q इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट याद होगा आप लोगों का, डमी वेरिएबल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको कंपेयर करते थे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से टू डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, एंड इफ नॉट
देन द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन विच डायरेक्शन, वो निकालने के लिए, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो, ऑब्वियसली डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम है, एंड क्यू का वैल्यू के हो गया, मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस पे अगर पुट करते हैं तो डेल्टा जी की जगह जीरो, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। दिस इज द इक्वेशन इन विच न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड, जिसमें कि आपको क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा, डेल्टा जी नॉट पूछेगा या वाइसी वर्सा। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लो। इससे अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा तो स्ट्रिक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही पूछेगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूलाज आप लोग अच्छे से कमांड कर लो, मोटा मोटी फॉर्मूलाज जितना भी चैप्टर का सबको हम घेर दिए हैं। ओवरऑल नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको नोट डाउन करने का ऐसा जरूरत नहीं, वहां से आप लेकर के समझ के अपना नोट्स बना सकते हैं। बट जितना भी फॉर्मूलाज है उसको एक जगह लिख करके उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, वो चीज रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। So that's it. We are done with the complete theory of thermodynamics as per NCERT. NCERT के अकॉर्डिंग जितना भी बात लिखा हुआ थर्मोडायनामिक्स में सब कुछ मेंशन हो गया है। हाँ, एक पार्ट बच गया है, दैट पार्ट इज अ बिट सेपरेट फ्रॉम ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स विच इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। आप अगर खोलेंगे उसमें तो आपको दिखेगा इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथॉल्पी ऑफ कंबशन, ये सारा चीज, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से। बट अदर देन थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट, पूरा थ्योरी इस वीडियो में कवर हो चुका है। इसको आप अच्छे से आई गेस देख लिए होंगे, रिपीट मोड में भी देख सकते हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। पहली बार तो ऑब्वियसली 1x स्पीड पे देखना चाहिए, बाद में अगर देखना है तो आप स्पीड बढ़ा के भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना जरूरी है, फॉर्मूलाज का शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है, तो उसको जाकर के डाउनलोड कर लो, उससे थॉरली पढ़ो, लेकिन अपना नोट्स बनाना जरूरी है अपने लैंग्वेज में, बिकॉज इस पूरे वीडियो में बहुत सारा ऐसा बात हम बोले हैं जो उस पीडीएफ में नहीं है बट बोल रहे हैं हम साथ में, तो उन सब चीजों को भी आप उस नोट्स में मेंशन करते रहो ताकि एक एग्जॉस्टिव प्रॉपर नोट्स बन जाए। आप लोग के स्कूल के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ में जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है क्लास 12 के बाद, उसमें तो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है ही, तो उसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो भी उससे काफी हद तक कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग this was all about thermodynamics. I hope you had a good time hearing the video, listening to it, and I hope the video is will be helpful to you, is worth it. And if you also feel the same, then please do share the video with your batchmates, with your friends who need this video, who are actually aspirants, science students, aspirants of entrance examination, और शायद वीडियो हेल्पफुल हो, देन आवर टाइम विल बी वर्थ इट। सो थैंक यू सो मच।